अगला क्वेश्चन है, इफ द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेजिबल देन व्हाट विल बी सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। मान लो कि यहाँ पर एक बॉल है जो एक छत पे हाथ में ये पकड़े हुए हैं बॉल को। जब इस बॉल को छोड़ा जा रहा, ऊपर छोड़ा जा रहा, जब तक ये बॉल हाथ में है, ये हाथ में, इसके अंदर क्या रहेगा, एक सर्टेन हाइट पे है तो इसके अंदर रहेगा पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। जैसे इस बॉल को हम लोग ड्रॉप करेंगे तो धीरे धीरे इस बॉल का स्पीड बढ़ना शुरू होगा और हाइट घटेगा। ये ज़मीन से इस बॉल का ऊंचाई जो है घटेगा, तो धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी घटेगा और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो ये क्या है कि एनर्जी के थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है ये बोलता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी क्या है, कंजर्व रहता है और ये जो होगा एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी था 100 जूल था यहाँ पर। जब इसको ड्रॉप किया जाता है ये धीरे धीरे नीचे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, घटता जाएगा, घटते ये जीरो हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, काइनेटिक एनर्जी इसका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो एनर्जी कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। A uniform chain of length 2 meter is kept on the table such that a length of 60 centimeter hang freely from the edge of table. The total mass of the chain is 4 kg. What is the work done in pulling entire chain on the table? ये देखो एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर इस तरह चैन रखा हुआ है और चैन का 60 सेंटीमीटर जो है नीचे की तरफ लटक रहा। ये टोटल जो लेंथ है ये है 2 मीटर जो लेंथ है इसका वज़न दिया हुआ आपको 4 kg दिया हुआ है। तो 1 मीटर लेंथ का वज़न कितना हो जाएगा, 2 kg हो जाएगा, 2 kg। आपको बोला जा रहा है ये जो चैन लटका हुआ है नीचे की तरफ, इसको ऊपर की तरफ उठाने में कितना वर्क किया जाएगा। तो लटका हुआ कितना है, 60 सेंटीमीटर का 0.6 मीटर लटका हुआ है। आपको पता है 1 मीटर का जो वज़न है वो 2 kg है। तो 0.6 मीटर का वजन कितना हो जाएगा, इसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 दूनी का 12, 1.2 kg। वजन कितना हो जाएगा, 1.2 kg हो जाएगा। जब हम किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वर्क हो जाएगा। तो W = mgh हो जाएगा। ये जो है मास आपको पता है 1.2 है, g का वैल्यू आप 10 ले लो। जो हाइट है यहाँ पर हाइट हमको 6 सेंटीमीटर नहीं लेना है, 0.6 मीटर नहीं लेना है। एक्चुअली ये है क्या, जो टोटल जो लेंथ है इसका लेंथ दिया हुआ है 0.6 मीटर। तो इसका हम लोग सेंटर ऑफ मास लेंगे। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, एग्जैक्टली बीच में आएगा, जिसको आप ले लो 0.3 मीटर। 0.6 का था 0.3 मीटर। तो इस लेंथ को आप रखोगे 0.3 मीटर। तो यहाँ 12 देंगे कितना हो गया, 120, मतलब 12 आ गया यहाँ से 12, और इसको 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 तिया का 36 आ गया, 3.6 जूल। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये IIT JEE 2004 का है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, डैश पार्टिकल्स हैव अ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। जो लिक्विड होता है, आप जब देखोगे नदी या तालाब के पानी में जब हाथ मारोगे तो वो क्या होता है, वाटर इस तरह मूव करने लगता है। तो यही वाटर का जो पार्टिकल है ये मूव करना है। यही बोल रहा है कि इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ये है सब्सटेंस है जिसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है। तो लिक्विड में तो मूव कर जाता है। आप देखोगे सॉलिड जो होता है, कोई भी आप आयरन का बॉक्स वगैरह ले लो, उसमें जो पार्टिकल होता है वो फिक्स होता है, हर जगह पे फिक्स होता है। प्लाज्मा जो है ये एक तरह से लिक्विड की तरह ट्रीट करता है, तो इसमें मूव करता है। पर गैस जो है, गैस का पार्टिकल सबसे फास्ट मूव करता है, और जो भी फास्ट मूव करेगा उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो इन सारे ऑप्शन में से गैस ही एक ऐसा है जिसके पास सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विच पार्टिकल इज मैक्सिमम। सेम क्वेश्चन आ गया, गैस में सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। गैस बहुत फास्ट मूव करता है और फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट में ही सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 900 × 10 to the power 6 joule is consumed in a month in a house. How much this unit is in the unit। मतलब कितना यूनिट एनर्जी खर्चा हुआ है। आप जो है 900 × 10 to the power 6 जूल पूरा का पूरा एक महीना में खर्चा करते हो इतना। आपको पता है कि एक यूनिट जो होता है एनर्जी का वो 3.6 × 10 to the power 6 जूल होता है।
आप फार्मूला के तौर पर इस तरह याद रखो, नंबर ऑफ यूनिट जो होगा ये हो जाएगा कंजम्पशन बाई स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट कितना है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल है। अब जब डिवाइड करोगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना यूनिट आप खर्चा किए हो, 10⁻6 होगा ये वाला। 10⁻6 से 10⁻6 चला गया, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 9 से जाएगा 4 बार में, ऊपर में बचेगा 1000, ऊपर में 1000 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा 250 यूनिट। तो ये ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी 250 यूनिट। 61 नंबर, when a compressed spring is released it converted its potential energy into, अब देख लो यहाँ पर एक रिजिड बॉडी है और इसमें स्प्रिंग फिक्स है, इसमें स्प्रिंग फिक्स है। जब स्प्रिंग को दबा कर रखे हो, जब आप स्प्रिंग को दबा कर रखे हो, जैसे ये बैरियर को हटाओगे तो स्प्रिंग क्या होगा, आगे की तरफ मूव करेगा। तो ये बोल रहा कि जब भी आप उसका ये करते हो, रिलीज़ करते हो, एक कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग को रिलीज़ करते हो, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। स्प्रिंग के अंदर दबाया हुआ जो स्प्रिंग है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होता है, खींचा हुआ जो तीर होता है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो कुछ एग्जांपल आपको डायरेक्ट याद रखना है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विथ, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल्स टू होता है चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। और वर्क का जो हाइट के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला है ये है mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा mgh, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब यहाँ पर देख लो ये मास के ऊपर डिपेंड कर रहा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा और हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा पोटेंशियल एनर्जी, मास के ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर, जो कि फिक्स ही रहता है। अर्थ के लिए हम लोग लगभग 10 ले लेते हैं, ऐसा होता तो 9.81 है पर 10 ले लेते हैं। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा, हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा पोटेंशियल एनर्जी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग एनर्जी वेरीज विद द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम लोग को दो तरह का एनर्जी पढ़ना है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी जो कि होता है हाफ mv², हाफ mv², और इसी का दूसरा जो है मोमेंटम के फॉर्म में ये होता है p²/2m। इसी दो फार्मूला से पूरा काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगा। और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ये होता है mgh। अब यहाँ पर देख लीजिए, विच ऑफ द फ्लोइंग एनर्जी वेरीज विथ हाइट, हाइट के साथ कौन वेरी कर रहा, पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर रहा। अगर स्पीड के साथ बोलता तो हो जाता काइनेटिक एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी हो जाता, पर यहाँ पर क्या है हाइट के साथ बोला है तो हाइट के साथ हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज द एनर्जी एक्सर्टेड ड्यू टू द पोजीशन एंड शेप टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कहीं पर रखा हुआ है, कोई कहीं पर रखा हुआ है या उसमें कोई हाइट है या किसी पोजीशन पर रखा हुआ है, तो जब भी पोजीशन के रिस्पेक्ट में बात आएगा, किसी का पोजीशन और शेप के रिस्पेक्ट में बात आएगा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए बात हो रहा। अगर किसी का मूवमेंट, किसी का पोजीशन चेंज हो रहा, अगर इसके रिस्पेक्ट में बात हुआ कि उसके अंदर स्पीड है, वेलोसिटी है, तब ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के बारे में। अदरवाइज पोजीशन के बारे में बोला है तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो 64 का ऑप्शन बी होगा। 65 नंबर, विच एनर्जी इज इन द वाटर स्टोर इन डैम। जो डैम होता है, आप डैम ऑलरेडी देखे हो, डैम जो होता है इस तरह का होता है। डैम में जो वाटर स्टोर होता है कि हम लोग एक सर्टेन हाइट तक वाटर को स्टोर करके रखते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन पर्पज़ के लिए वाटर को यूज कर सकें। तो ये जो हम लोग वाटर कॉलम तैयार कर रहे हैं, डैम के पीछे तैयार कर रहे हैं, तो ये जो है पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल है, पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल है। डैम से जो पानी निकलेगा, यहाँ से अगर हम पानी निकालेंगे तो ये जो मूविंग वाटर है ये काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपसे क्या बोला है कि डैम में जो पानी इकट्ठा हो रहा वो किसका एग्जांपल है, तो ये हो जाएगा डैम का पानी जो है पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल है। और जो डैम से वाटर रिलीज हो रहा है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, यहाँ पर टरबाइन लगा के, तो ये जो है मूव करवा रहा टरबाइन को, काइनेटिक एनर्जी, पानी का काइनेटिक एनर्जी मूव करवा रहा। ए मूविंग ऑब्जेक्ट एसेंशियली रिसीव, कोई भी अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो मूविंग ऑब्जेक्ट में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। अगर वो मूव कर रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। रुका हुआ है, उसका पोजीशन की वजह से अगर पूछा जाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट का आपको पोजीशन दिया हुआ है तो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस सम को ही हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। थर्मल एनर्जी जो है हीट से रिलेटेड है।
ए कार रनिंग एट हाई स्पीड विच एनर्जी डज इट्स कंटेन। अगर स्पीड में मूव कर रहा तो इसके अंदर होगा क्या, काइनेटिक एनर्जी। अगर कुछ मूव कर रहा है, स्पीड छोड़ दीजिए, किसी भी स्पीड में मूव कर रहा तो उसके अंदर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। रुका हुआ है, उसका पोजीशन की वजह से एनर्जी पूछ रहा तो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। कौन सा एनर्जी जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, ये पूछना चाह रहा। तो काइनेटिक एनर्जी जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। काइनेटिक एनर्जी जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देख लो। काइनेटिक एनर्जी जो होगा हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है ये है mgh। तो यहाँ पर देखो मास हमेशा पॉजिटिव होगा, 1/2 तो पॉजिटिव है, ये कांस्टेंट टर्म है। और जो ये है ये क्या है, स्क्वायर है। किसी भी अगर नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करोगे तब भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से जो भी आने वाला वैल्यू ये पॉजिटिव आने वाला है। हो सकता है ये 0 आ जाए या फिर कुछ भी आ जाए, पर ये रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी का केस में अलग है। यहाँ पर जी का वैल्यू, अगर किसी भी चीज़ को आप ऊपर की तरफ उठा रहे हो तब तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की तरफ गिर रहा, अर्थ का ग्रेविटी की तरफ से गिर रहा तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो भी हम लोग घर में मीटर लगा होता है, इलेक्ट्रिक बिल आता है, आप उस मीटर पर देखोगे उसमें लिखा हुआ रहता है किलो वाट आवर लिखा हुआ रहता है। तो कॉमर्शियल यूनिट हो जाएगा किलो वाट आवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एन 8 kg आयरन बॉल एंड एन 3 kg एल्युमिनियम बॉल आर ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी कैन नॉट अमाउंट विल बी सेम इन देम अबव 10 मीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ये बोल रहा है कि एक 8 kg का लोहा का बॉल है और 3 kg का एल्युमिनियम का बॉल है, दोनों को ड्रॉप किया जाता है, 20 मीटर का हाइट से ड्रॉप किया जाता है। बोला विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी अमाउंट विल बी सेम, इसमें से कौन सा सेम रहेगा। हम लोग देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ पहला ऑब्जेक्ट का मास 8 v²। अब भी कुछ मान लो v1 है। यहाँ पर जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा बोला है ना सेम होगा, सेम करके देख लेते। दूसरा ऑब्जेक्ट हाफ, उसका मास कितना है 3, वेलोसिटी इसको मान लो आप, इसका जो वेलोसिटी ये 2 है, v2 है। तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो v1² बाई v2² जब हम निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3/8 आ जाएगा। क्या दोनों सेम आ रहा, क्या नहीं, दोनों सेम नहीं आ रहा। तो काइनेटिक एनर्जी मेरा आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की तरफ गिर रहा, तो अर्थ उसको किस एक्सेलरेशन से अपने तरफ टानेगा, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का स्पीड से टानेगा, चाहे वो हल्का बॉडी रहे या भारी बॉडी रहे। आप एक एग्जांपल सुने होंगे कि एक आयरन बॉल है, अब एक कॉटन है, एक रुई है, दोनों को सेम हाइट से गिराया जाता है वैक्यूम में। दोनों में से कौन पहले गिरेगा, तो दोनों एट अ टाइम गिरेगा, दोनों समान समय पे गिरेगा, एक समय पे गिरेगा, क्योंकि दोनों के ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन जो है अर्थ का दोनों सेम होगा। तो एक्सेलरेशन जो है ये आपका मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो ये जो रहेगा कांस्टेंट रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी के साथ भी केस वही हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हो गया, mgh। तो पहला का मास कितना है 8, जी का वैल्यू क्या है, जी का वैल्यू 9.81, और हाइट जो है दोनों का ये है। तो यहाँ पर देख लो ये मास की वजह से ये 8 kg है, ये 3 kg, तो मास की वजह से ये क्या होगा, वैरी कर जाएगा, पर एक्सेलरेशन क्या रहेगा, दोनों में सेम रहेगा। व्हेन अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज रिलीज्ड इट्स चेंज विद द पोटेंशियल एनर्जी इनटू। जब एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, कोई एक स्प्रिंग है, इसको किसी चीज़ से दबाया गया है, जैसे ही इस बैरियर को हटाएंगे इसका जो है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, काइनेटिक एनर्जी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एनर्जी इन अ कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग। कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। जैसे कंप्रेशन हटा देंगे, जैसे उस बैरियर को हटा देंगे जिसकी वजह से स्प्रिंग दबा हुआ है, उसके अंदर क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। बाई विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज। बोला किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसका काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी को कैसे बढ़ाएं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ mv²। मास तो उस ऑब्जेक्ट का फिक्स ही रहेगा, अगर आप जिस ऑब्जेक्ट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसका मास तो फिक्स ही रहेगा, 1/2 भी फिक्स रहेगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ स्पीड का ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप उसका स्पीड को बढ़ाते हो तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड अपन, एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर होगा क्या, काइनेटिक एनर्जी होगा। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी ए स्क्वायर, तो ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, मास के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है कि काइनेटिक एनर्जी जो है ये मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ। द एनर्जी possessed by a body due to its change in position and shape, पोजीशन शेप कॉन्फ़िगरेशन जब भी आएगा पोटेंशियल एनर्जी होगा, ऑप्शन बी। एट द टाइम ऑफ रिलीजिंग एन एरो, जब आप एक तीर को खींचते हो इन एंड ड्रॉन बॉ, एक तीर से एक धनुष से जब खींचते हो एक तीर को, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बाउ चेंज, ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जब तीर से, जब यहाँ से तीर को खींच के रखते हो, जब रिलीज करते हो, तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो रुका हुआ है ये तीर मूव करने लगेगा, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसमें से कौन सा पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। एक कॉम्प्रेस स्प्रिंग, हाँ कॉम्प्रेस जो एक होता है दबाया हुआ जो स्प्रिंग होता है उसके अंदर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। क्या, फ्लोइंग वाटर के अंदर कोई भी चीज़ अगर मूव कर रहा तो उसके अंदर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, तो मेरा ऑप्शन यही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, राइट, एक उठाया हुआ हैमर, ठीक है, उठाया हुआ हैमर के अंदर भी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। वाटर स्टोर इन ए डैम, जो डैम में पानी स्टोर होता है उसके अंदर भी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो ऑप्शन बी के अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, उसके अलावा सारा पोटेंशियल एनर्जी। देयर इज अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम एन माउंटेन, अगर कोई भी बॉडी माउंटेन से या किसी भी जगह से गिर रहा तो उसके अंदर क्या होगा, बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होगा, या फिर ओनली काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो इसका जो होगा बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। मान लो आप यहाँ पर एक पहाड़ है, यहाँ से आप एक ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, गिरा रहे हो, तो जब यहाँ पर है तो इसकी हाइट की वजह से यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा इसके हाइट की वजह से। जब इसको नीचे की तरफ गिरा रहे हो, जब ये गिर रहा तो इसका हाइट क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा, हाइट घट रहा, और जब नीचे की तरफ आ रहा तो इसका स्पीड बढ़ रहा, तो क्या हो जाएगा, बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसका सही आंसर होगा। तो पहाड़ से गिरते हुए किसी भी बॉडी के अंदर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फॉलिंग कोकोनट, एक जो कोकोनट गिर रहा है, ये पेड़ पर लगा हुआ नहीं है, कोकोनट गिर रहा, तो जब भी कोई चीज़ गिर रहा तो उसके अंदर स्पीड होगा तो उसके अंदर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 11 kg इज एट हाइट ऑफ 5 मीटर, 11 kg का ऑब्जेक्ट है जो 5 मीटर को ऊंचाई पे है ग्राउंड से, फाइंड द एनर्जी, तो यहाँ पर होगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी होगा। जब हाइट का बात हो तो एनर्जी का क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी mgh। अब यहाँ देखो ऑप्शन दूर दूर है, अब जी का वैल्यू 10 लेकर सॉल्व कर लो, मास कितना दिया हुआ है 11, जी का वैल्यू अब 10 ले लो, हाइट दिया हुआ 5, 11 दही का 110, 110 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 550, 550 से जस्ट कम वाला आंसर होगा, क्योंकि हम यहाँ पर 10 लेकर सॉल्व किए हैं और क्वेश्चन में बोला है 9.8 लेकर सॉल्व करने के लिए, तो 550 से थोड़ा सा कम कौन सा है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो आप इस तरह रफ कैलकुलेशन कर सकते हो जब ऑप्शन दूर दूर रहे तब। अगला क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 14 kg इज एट हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड फाइंड द एनर्जी कंसिस्ट, यहाँ भी आपको देख लो कि ऑप्शन दूर दूर है, आप इसको 10 लेकर सॉल्व करो, सेम क्वेश्चन बस डाटा अलग, फॉर्मूला होगा mgh, हाइट के रिस्पेक्ट में बात हो रहा, मास है 14, जी का वैल्यू 10 ले लो, हाइट ले लो 50, 14 पचे 70, 70 दही का 700, जो भी मेरा आंसर होगा वो 700 से थोड़ा सा कम होगा, 700 से जो थोड़ा सा कम है वो है, सॉरी ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिट जो दिया हुआ मीटर दिया हुआ है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, एनर्जी का यूनिट मीटर नहीं होता है, तो ये हो जाएगा 686 जूल, 686 जूल। When an object of 15 kg is at height of 10 meter from the ground, then find the energy consist,
यही है, सेम क्वेश्चन डिफरेंट डाटा। 15 m, जी का वैल्यू 10 लेने बोला है, हाइट दिया हुआ 10 देगा 100, 100 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। इसको एक्चुअली सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं था। पास्कल किसका होता है? प्रेशर का होता है, ये हो नहीं सकता। मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का होता है। न्यूटन जो होता है फोर्स का होता है। तो इसको सॉल्व किए बिना ही आप आंसर लगा सकते थे, सिर्फ और सिर्फ यूनिट से। आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी का और वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 120 जूल एंड इट्स मास इज 15 kg। फाइंड द वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड ये नहीं है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये भी नहीं है, ये एक्सेलरेशन का हो जाएगा। ये मीटर सेकंड स्क्वायर क्या दिया हुआ पता नहीं। ये देखिए एक ही आंसर होगा। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ? 120। काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है हाफ एम वी स्क्वायर। मास दिया हुआ 15 और वी स्क्वायर आपको निकालना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 15 8 120, 8 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वी इक्वल टू आ जाएगा 4। आप डायरेक्ट इसको यूनिट से सॉल्व कर सकते थे, यूनिट से ही आंसर लगा सकते थे, उतना सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होता। What is the kinetic energy of an object of mass 15 kg moving with the velocity of 8 मीटर पर सेकेंड? यहाँ पर सॉल्व करना होगा क्योंकि इसमें जूल है, इसमें जूल है, इसमें जूल है, तो ये ऑप्शन मेरा हो ही नहीं सकता। पहले ही काट दीजिए इसको। आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछा है। काइनेटिक एनर्जी कॉस्ट होता है हाफ एम का वैल्यू दिया हुआ 15, 8 का कितना होता है? 64, वेलोसिटी वी का स्क्वायर। यहाँ से काटेंगे कितना आ जाएगा? 32 दही का 320 और 32 का आधा हो गया 160, तो 16 दिया 48, 480 जूल। मेरा राइट आंसर हो जाएगा 480 जूल। अगला क्वेश्चन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 11 kg इज एट हाइट ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड फाइंड द एनर्जी कंसिस्ट। जी का वैल्यू 10 लेने बोला है, आपको उतना लेने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है। 9.8 लेने बोला है, आप रफ कैलकुलेशन कर लो। हाइट के रिस्पेक्ट में बोला है तो mgh, m का वैल्यू 11, g का वैल्यू लो 10, आपको हाइट दिया हुआ 6, 11 छके 66, 66 देने का 660। तो जो भी आंसर होगा मेरा 660 से थोड़ा सा कम होगा। 660 से थोड़ा सा कम जो है एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ए बुलेट फायर फ्रॉम द गन गोज डीप इनसाइड द टारगेट बिकम इट हैज़। इसके अंदर क्या होता है? जब भी गन को फायर किया जाता है तो जो बुलेट होता है, बुलेट के अंदर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है। मान लो यहाँ पर एक वुडन ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर क्या होगा? जाके धंस जाएगा यहाँ पर। तो ये इसलिए धंस रहा क्योंकि इसके अंदर क्या है? बुलेट के अंदर क्या है? काइनेटिक एनर्जी। इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये क्या हो रहा? जाके अपना टारगेट के अंदर घुस जा रहा। बाय द टर्बाइन फ्लोइंग वाटर एंड एयर आर यूज्ड फॉर चेंज इट्स। टर्बाइन जो बोल रहा है कि जो टर्बाइन है वो टर्बाइन है या तो वाटर का हो या फिर एयर टर्बाइन हो, वो क्या करता है? ये काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। कोई भी होता है, विंड मिल होता है ना, बड़ा सा विंड मिल होता है, यहाँ बड़ा बड़ा पंखा लगा हुआ रहता है, रेगिस्तान वगैरह में होता है। तो ये क्या होता है? ये जब रोटेट करता है, ये रोटेट करता है तो काइनेटिक एनर्जी जो हवा का अंदर काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। जैसे ये विंड घूमेगा ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। What is the kinetic energy of a bullet when bullet is fired from the gun? बोला एक बंदूक है, बंदूक को जब फायर किया जा रहा है, बंदूक को जब फायर किया जाए तो गोली निकल रहा है, तो गोली का जो स्पीड होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। आप ध्यान से देखोगे जब बंदूक को फायर करते हो तो पीछे की तरफ एक झटका लगता है, तो ये झटका इतना स्पीड में नहीं होता जितना स्पीड में गोली होता है, अदरवाइज तो जो गोली चलाने वाला होता है वो भी मर जाता है। तो बोला जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बुलेट का, तो बुलेट ज़्यादा तेज़ी से मूव करता है, तो बुलेट के अंदर क्या होगा? मोर काइनेटिक एनर्जी होगा गन के कंपेयर में। ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि लगभग 900 मीटर पर सेकंड का स्पीड से चलता है बुलेट, गोली जो होता है 900 मीटर पर सेकंड का। अब बंदूक जो होता है वो काफ़ी स्लो पर पीछे की तरफ धक्का देता है। मैकेनिकल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी जो होता है जिसको हम लोग टोटल एनर्जी बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब इस काइनेटिक एनर्जी को इधर लाएंगे तो मैकेनिकल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बी। मैकेनिकल एनर्जी को इस सम टाइम टोटल एनर्जी बोला जाएगा, तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैकेनिकल एनर्जी और टोटल एनर्जी दोनों सेम है।
व्हाट इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं, टोटल एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सेम क्वेश्चन डिफरेंट डेट में आया हुआ है, जो हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी है क्या, देख लेते हैं। ऑप्शन एनर्जी रिलीज्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट, नहीं, बात गलत है। मैकेनिकल एनर्जी होता है सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का। एनर्जी इमिटेड ड्यूरिंग द मैकेनिकल वर्क, ये भी गलत है। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोला जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। डैश हैज़ टू टाइप ऑफ एनर्जी, किसके अंदर दो तरह का एनर्जी होता है, तो मैकेनिकल एनर्जी के अंदर ही दो तरह का एनर्जी होता है, एक काइनेटिक और दूसरा हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो ऑप्शन ए इज राइट। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर द टाइप ऑफ, ये किस तरह का टाइप है, मैकेनिकल एनर्जी का टाइप है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। देखिए इसका ऑप्शन मीटर सेकेंड दिया हुआ है, तो पहले ही काट दीजिए। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², हाफ मास दिया हुआ कितना 15, वी दिया हुआ है 7 का स्क्वायर हो गया 49, 49। यहाँ पर ऑप्शन जितना दूर दूर है ना, आप 49 को मान लो 50 है, ये 50 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 15 से, तो ये कितना हो जाएगा 750। 750 का आधा जो होगा लगभग 325 के आसपास होगा। अब देखो इतना दूर दूर ऑप्शन है ना, इतना दूर दूर ऑप्शन है, ये जो दोनों एक तरह का नंबर दिया हुआ था पर इसमें यूनिट अलग है, तो आप रफ कैलकुलेशन कर सकते हो जब भी ऑप्शन दूर दूर मिले तब। An object of 12 kg is placed on a certain height from the ground. Its potential energy of an object is 600 joule. Find the height of an object with respect to ground. पहला तो इस ऑप्शन को हटा दो। हाइट क्या है, एक तरह का लेंथ है, और लेंथ नेगेटिव हो नहीं सकता। लेंथ का जो यूनिट होता है मीटर होता है, ना कि होता है मीटर सेकंड स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन में मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन का, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, पोटेंशियल एनर्जी आपको दिया हुआ 600, m का वैल्यू दिया हुआ 12, g का वैल्यू आपको 10 लेने बोला है, और हाइट निकालना है। 12 दें का 120, ये चल जाएगा 12 25 60। हाइट कितना आ गया 5 मीटर, हाइट आ गया 5 मीटर। तो आप इसको सॉल्व किए बिना ही यूनिट से ही इसको आप लगा सकते थे। इन विच ऑफ द फ्लोइंग एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, बोल रहा इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में है। द बुलेट फायर बाय द गन, जब बुलेट निकलता है गन के अंदर से, जब फायर किया जाता है तो बुलेट के अंदर क्या होता है, स्पीड। जहाँ भी आपको स्पीड दिखता है उसके अंदर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। फास्ट मूविंग रेलवे इंजन, हाँ इसके अंदर भी क्या है, स्पीड है। स्पीड ऑफ सिंपल पेंडुलम, हाँ पेंडुलम जो होता है सिंपल पेंडुलम, ये इस तरह घूमता है, यहाँ से इस टारगेट पे जाता है इस कॉर्नर पे, और यहाँ से यहाँ जाता है। तो ये जो कंटिन्यूसली मूव करता है, ये मूव करता है, तो इसके अंदर क्या होगा, स्पीड होगा। तो ये तीनों का तीनों ऑप्शन जो है ये काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mv², 6 का स्क्वायर 36, 2 से काटिए 18 बार में, 18 देने का 180 जूल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनर्जी इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। एनर्जी इज नॉट अ फिजिकल सब्सटेंस, एनर्जी है, एनर्जी को मेज़र करते हैं हम लोग, ठीक है, तो एनर्जी एक फिजिकल सब्सटेंस है, ठीक है। एनर्जी इज़ द मेजर ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म अ टास्क, ये तो एनर्जी का डेफिनेशन ही है। कार्य करने की जो क्षमता होती है इसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी। द कैपेसिटी और द एफिशिएंसी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी कहते हैं। पावर को किस तरह डिफाइन करते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम लोग पावर बोलते हैं। तो ये तो एनर्जी का डेफिनेशन हो गया, तो ये तो सही है। एनर्जी कैन बी स्टोर्ड एंड मेजर्ड इन मेनी वे, हाँ एनर्जी को हम लोग स्टोर करते हैं। जब डैम में हम लोग पानी स्टोर कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी को हम लोग स्टोर भी करते हैं और इसको क्या करते हैं, मेजर भी करते हैं, तो ये बात सही हो गया। अगला जो है द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द कन्वर्सन गोज इनटू वैक्यूम, ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसा कुछ नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। ये किसी भी बॉडी के अंदर एनर्जी है उसको वैक्यूम में ले जा रहे हैं तो अपना एनर्जी को रिलीज करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 20 kg मास इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? आसान सा क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। मास दिया हुआ 10, अब वी स्क्वायर, वी कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 10, यहाँ से आ गया 1000। इसको बनाने का भी ज़रूरत नहीं था। पास्कल जो है प्रेशर का होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है ये फोर्स का है, तो ये कितना हो जाएगा 100,000 जूल हो जाएगा। इसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं था। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑब्टेन बाय एन 20 kg हैमर व्हेन इट्स राइज टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। एक 20 kg का हैमर है, जब इसको 10 मीटर की ऊंचाई पर उठाते हैं तो कितना पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगा? एनर्जी का फॉर्मूला में पास्कल नहीं आता है, यूनिट वाट नहीं होता है, न्यूटन फोर्स का है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा जूल। एक ही आंसर है। इसको बना के भी देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। 20 जी का वैल्यू 10 ले लो, हाइट ले लो 10, 20 दही का 200, 200 दही का 2000। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 13 kg मास इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन इन द ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? पहला तो ये ऑप्शन काट दो, मीटर सेकंड कुछ नहीं होता, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात किया जा रहा तो हाफ एम का वैल्यू हो गया 13, भी का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर 25, 25 दही का कितना होता है? 25 दही का होता है 250 और 25 तिया का 75, तो 325, 325 का आधा 162.5 जूल, 162.5 जूल। What will be the kinetic energy of an object of mass 20 kg moving with the speed of 5 मीटर पर सेकेंड? आप देख लो kg किसका होता है? मास का होता है, न्यूटन फोर्स का होता है, पास्कल जो होता है प्रेशर का होता है, तो 250 इसका आंसर हो जाएगा। एक बार बना लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम का वैल्यू 20 दिया हुआ है, भी कितना है 5 का स्क्वायर 25, काटेंगे ये 10 बार में जाएगा, 25 नहीं का 250 जूल। फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला जो होता है काइनेटिक एनर्जी का वो क्या होता है? मोमेंटम के फॉर्म में होता है, पी स्क्वायर बाई 2m। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है mgh, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी। व्हाट इज रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला ऑप्शन जो है ड्यूरिंग स्टैटिक स्टेट द एनर्जी कंटेन इन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। पहले ही बात गलत है। किसी भी बॉडी का अगर अवस्था के बारे में, स्टेट के बारे में, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। इसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, ना कि काइनेटिक एनर्जी। तो वही बोला है, कौन सा गलत है? पहला गलत है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, द एनर्जी रिसीव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन इट्स स्पीड। अगर स्पीड के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। एकदम बात सही है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोल दिया है 1/2 mv²। मूविंग ऑब्जेक्ट है काइनेटिक एनर्जी, ये भी बात सही है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट की वजह से जो ये होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, ना कि काइनेटिक एनर्जी। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 120 जूल, फाइंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मास आपसे पूछा गया है तो मास का तो न्यूटन होगा नहीं, ये तो वेट का होता है, पास्कल जो होता है प्रेशर का होता है, वाट जो है पावर का होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 kg। आइए देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी 120 दिया हुआ है, 1/2 मास आपको निकालना है। अब भी कितना दिया हुआ? 4, तो भी का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। अगर इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा? 240, 16 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू m। 16 दही का ये कितना आ गया? 15 kg। 16 दही का 160, और 16 को अगर 5 से करेंगे 16 × 5 = 80, तो 160 और 80 240 हो गया, 15 kg। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स स्पीड बिकम डबल। इसको देखो,
आपको काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी दिया हुआ है कि 25 जूल का क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, 1/2। मास आपको m बोला है, मास दिया नहीं है। फिर आपको वेलोसिटी कितना बोला है, 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। इससे ये कट जाएगा, m का वैल्यू कितना हो गया, मास हो गया 2 kg, 2 kg हो गया। बोल रहा अगर इसका स्पीड डबल हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, स्पीड पहले कितना था 5 मीटर पर सेकंड, अब जो दूसरा स्पीड होगा ये कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि डबल करने बोला है। अब देखिए था काइनेटिक एनर्जी कैसे होगा, 1/2 m का वैल्यू कितना निकाले हो 2 kg, भी कितना निकाले हो 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 2 से 2 चला गया 100 जूल। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन को मर्ज करने का कोशिश किया है। When an object of 12 kg is at height of 5 meter from the ground, then the energy contained in it will be। हाइट के रिस्पेक्ट में जब बात किया जाएगा, जब हाइट के रिस्पेक्ट में एनर्जी का बात किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। m का वैल्यू दिया हुआ 12, g का वैल्यू आप ले लो कितना, ऑप्शन दूर दूर है, ऑप्शन जब दूर दूर है तो आप ले लो 10, हाइट दिया हुआ आपको 5 मीटर, 5 मीटर हाइट दिया हुआ है, 12 × 5 = 60, यहाँ से आ गया 600 जूल। 600 से हम जस्ट कम वाला लेंगे तो 600 से जो जस्ट कम है वो कितना है 588। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज द चेंज इन द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड द अर्थ। एक ऑब्जेक्ट है जो एक हाइट से नीचे की तरफ गिर रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जो हाइट से नीचे की तरफ गिर रहा है। तो उसके बाद बोला गया है क्या चेंज आएगा टोटल एनर्जी में, तो ये जो बोला गया है डज नॉट चेंज हो गया पहला। दूसरा, इनिशियल देयर विल बी डिक्रीज एंड देन आफ्टर इट्स इंक्रीज इट विल इंक्रीज इट विल डिक्रीज। किसका बात कर रहा है, टोटल एनर्जी का। और टोटल एनर्जी हम लोग जानते हैं कि टोटल एनर्जी जो होता है पूरा का पूरा सिस्टम में कांस्टेंट रहता है। क्या होगा टोटल एनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब ये देखो, जब बॉडी एक सर्टेन हाइट पे है तो इसके अंदर क्या है, ये मूव नहीं कर रहा है, इसको हाथ में पकड़े हुए अभी, ठीक है। जब तो इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ होगा पोटेंशियल एनर्जी होगा इसके अंदर। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो। काइनेटिक एनर्जी जीरो। जब बॉडी को ड्रॉप कर दिए तो ये नीचे की तरफ गिरेगा, जब ये नीचे की तरफ गिरेगा जैसे जैसे हाइट कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कम होगा। और इसका स्पीड बढ़ेगा तो इसके अंदर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ओवरऑल जो एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी क्या है, ये कांस्टेंट रहेगा। तो एनर्जी ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपना रूप को चेंज करता है। पहले बॉल के अंदर क्या था, पोटेंशियल एनर्जी, बाद में वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 kg इज मूविंग एट a स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mv², हाफ mv²। 1/2 मास दिया हुआ है 10, भी दिया हुआ है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। यहाँ से काटेंगे कितना बन जाएगा, 5 बार 25 × 5 = 125, 25 × 5 = 125 जूल। ऑप्शन ए इज राइट। Just before hitting the earth, the kinetic energy of an object of mass 2 kg is 400 joule. At which height it was dropped? बोल रहा कोई ऑब्जेक्ट है, इसको एक हाइट से गिराया गया, वो हाइट बतलाया नहीं है, वो हाइट क्या है वही निकालना है। गिराया गया जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ये ज़मीन से टच करने से जस्ट पहले इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ होगा काइनेटिक एनर्जी होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, मतलब वो ग्राउंड को जस्ट टच करने वाला है, कुछ ही सेंटीमीटर या कुछ ही मिलीमीटर का ऊपर में है, तो इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आपको वैल्यू दिया हुआ है 400 दिया हुआ है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी आपको दिया हुआ 400। तो यही पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को सेम कर लेते हैं। 400 = mgh। m कितना है 2, g का वैल्यू आप ले लो 10 और हाइट h मान लो जिसको निकालना है। 0 से 0 गया, 2 से जाएगा 20 बार में, तो हाइट कितना हो गया 20 मीटर।
क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है। क्योंकि देखो पहले जब बॉल रुका हुआ था इस यहाँ पर था तो इसके अंदर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी 400। हमको पता है ना कि एनर्जी ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। पर जब यही बॉल नीचे की तरफ गिर रहा, नीचे की तरफ गिर रहा, तो यही चीज़ के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी था ये किस में चेंज हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। तो हमको काइनेटिक एनर्जी बोला जाए कि 400 है, तो इसका मतलब यही है कि पहले क्या रहा होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म में रहा होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया mgh हो गया, तो यही दिया हुआ है वैल्यू में। विच ऑफ द फ्लोइंग कंटेन द पोटेंशियल एनर्जी, इसमें से कौन सा है जो पोटेंशियल एनर्जी को कंटेन करता है। तो डैम का जो वाटर है, खींचा हुआ तीर रबर जो होता है उसके अंदर क्या होगा, सबके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो डैम का वाटर में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। डैम का वाटर को जब खोल दिया जाता है, जब वो टरबाइन के ऊपर गिरता है, टरबाइन के ऊपर गिरता है तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। यहाँ देख लेते हैं अगला ऑप्शन, फ्लाइंग एरोप्लेन, इसके अंदर क्या है, स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी। फॉलिंग एरोप्लेन, एरोप्लेन अगर गिर रहा तो उसके अंदर भी क्या होगा, स्पीड होगा। रनिंग क्या बोलते हैं, रनिंग रनर, जो रनर है जो दौड़ रहा है उसके अंदर भी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑब्जेक्ट विल हैव पोटेंशियल एनर्जी, इसमें से किसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। मूविंग बुलेट के अंदर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। मूव कर रहा मतलब काइनेटिक एनर्जी होगा। फॉलोइंग वाटर और एयर जो है, अगर हवा चल रहा तो उसके अंदर भी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। रोलिंग स्टोन, एक घूमता हुआ जो स्टोन है जो घूम रहा उसके अंदर भी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। राइजिंग हैमर के अंदर होगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी। हमसे यही पूछा था पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर है। What is the kinetic energy of a bicycle having the 10 kg weight moving with speed of 20 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ, मास दिया हुआ है 10, भी दिया हुआ है 20, 20 का स्क्वायर हो गया 400, 400 हो गया, 2 से काटेंगे ये चला जाएगा 5 बार में, 4 5 का 20, 2000, 2000 जूल इसका राइट आंसर होगा। An object of mass 14 kg is moving at the velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी कंटेन इन द ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, mv स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी रख दो फॉर्मूला में, हाफ mv स्क्वायर। m दिया हुआ आपको कितना, 14 दिया हुआ है, v आपको दिया हुआ 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 2 से काटिएगा 7 बार में, 25 चौके 125 दिया 75, 175 जूल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी, इसमें से कौन सा ऐसा है जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं है। एक गिरता हुआ कोकोनट के अंदर हाँ है, कोई भी चीज़ गिर रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। मूविंग कार स्पीड है तो इसके अंदर भी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। राइजिंग हैमर के अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। रोलिंग स्टोन के अंदर भी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है कि किसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो उठाया हुआ हैमर जो हथौड़ा है उसके अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी है। विच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स डज नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी, इसमें से कौन सा है जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं है। जो भी मूव कर रहा सब के अंदर काइनेटिक एनर्जी है। उठाया हुआ हैमर जो है हथौड़ा है उसके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। द एनर्जी ऑफ 9800 जूल वॉज यूज टू लिफ्ट अ 70 kg वेट एट विच हाइट द वेट वॉज लिफ्ट। देखो हाइट के बारे में बात की जा रहा, हाइट मतलब डिस्टेंस, दोनों में से कोई नहीं होगा, नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इसमें यूज करते हैं हम लोग, क्या बोला है, ऊपर की तरफ उठाया जा रहा तो पोटेंशियल एनर्जी लग जाएगा। हाइट के रिस्पेक्ट में बात होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, mgh। पोटेंशियल एनर्जी आपको दिया हुआ है 9800, मास आपको दिया हुआ 70, जी का वैल्यू ले लो 10, हाइट आपको निकालना है। ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 7 से जाएगा एक बार में और 7 चौके 28, 14 बार में, 14 मीटर आ जाएगा हाइट आ जाएगा 14 मीटर। What is the potential energy of an object of mass 40 kg when it's lifted at a height of 5 मीटर above the ground। एक 40 kg का सामान है जिसको 5 मीटर की ऊंचाई पे उठाया जा रहा है ग्राउंड से, तो बतलाइए उसके अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। वाट वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये पावर का है। चलिए देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी आपको बोला निकालने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। एम का वैल्यू दिया हुआ 40 kg, जी का वैल्यू ले लो 10
और हाइट आपको दिया हुआ 5। 40 नहीं का 400, 400 को 5 से मल्टीप्लाई करें कितना हो गया 2000, 2000 जूल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ड्यूरिंग द फ्री फॉलिंग एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रहा, फ्रीली फॉल हो रहा तो उसके अंदर क्या होगा, चलिए देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, हाँ ये होता ही है। अगर एक ऑब्जेक्ट है ऊपर से नीचे की तरफ गिरा रहे हैं, अभी मेरा हाथ में है ये बॉल मान लो, तो इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ होगा पोटेंशियल एनर्जी। हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जीरो होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। जब बॉल को छोड़े अपना हाथ से, तो ये नीचे की तरफ गिर रहा, नीचे की तरफ गिर रहा, इसका स्पीड क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा। जस्ट बिफोर टचिंग का बात कर रहे हैं, जस्ट बिफोर टचिंग का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ग्राउंड से हाइट इसका लगभग जीरो हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हो जाएगा जीरो, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा जीरो, और काइनेटिक एनर्जी इसमें आ जाएगा, इसके अंदर क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, ये बात एकदम सही है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं, थ्रो नहीं कर रहे। थ्रो करना मतलब स्टार्टिंग में ही आप कुछ स्पीड डाल रहे हो उसमें, पर जब आप ड्रॉप करते हो तो बस जनरली आप उस चीज़ को रिलीज़ कर देते हो हाथ में। अभी हाथ में रुका हुआ है, उसको रिलीज़ किए, उसका मतलब होता है ड्रॉप करना। तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। ऑप्शन बी देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज नहीं, हाइट तो घटेगा, जब ऊपर से बॉल को ड्रॉप कर रहे हो तो हाइट घटेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। ऑप्शन सी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज ना, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एकदम गलत, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो ऑप्शन ए इज राइट। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ सर्टेन हाइट इज इंक्रीज 4 टाइम, हाइट को बढ़ाया जा रहा। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट द सर्टेन हाइट, अच्छा नहीं, हाइट को फिक्स कर दिया है, हाइट को फिक्स कर दिया है, और ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है इसको बढ़ा दिया है, कितना, 4 गुना कर दिया गया है। व्हाट विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि सर्टेन हाइट तो फिक्स है, ठीक है। उसका स्पीड चाहे जितना ही बढ़ा दोगे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। क्या यहाँ पर कोई भी वेलोसिटी है क्या, कोई वेलोसिटी नहीं है, तो अब वेलोसिटी को चाहे जितना भी गुना कर दो, अगर हाइट फिक्स है तो पोटेंशियल एनर्जी में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी कांस्टेंट, ऑप्शन ए ही इसका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग किया था कि सर्टेन हाइट आपको बोल दिया कि एक हाइट फिक्स कर दिया है, उस हाइट से ऑब्जेक्ट को गिरा रहा, पर ऑब्जेक्ट जो है ना उसका स्पीड को 4 गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया, 40 गुना कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर पोटेंशियल एनर्जी का बात कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर तो यूज ही नहीं हो रहा ना स्पीड का। अगला क्वेश्चन, हाउ वुड एनर्जी बी कन्वर्टेड वाइल साइकिलिंग, जब हम लोग साइकिलिंग करते हैं तो किस तरह एनर्जी कन्वर्ट होता है ये देखना है। पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मस्कुलर एनर्जी, ये बात सही है, पोटेंशियल एनर्जी जो है मस्कुलर एनर्जी में चेंज होता है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। देखो अब जब साइकिल चलाते हो तो साइकिल चलाने से पहले आप रुके हुए थे, ऑब्जेक्ट जब रुका हुआ रहेगा तो उसका पोजीशन की वजह से उसके अंदर क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, पोजीशन के वजह से उसके अंदर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। जब आप मूव करते हो तो आपका बॉडी पार्ट जो है क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, मसल का एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ये सही है। अगला देख लेते हैं, केमिकल एनर्जी टू बी कन्वर्टेड इनटू मस्कुलर एनर्जी एंड देन काइनेटिक एनर्जी, ये भी सही लग रहा। द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड ना, पहले पोटेंशियल एनर्जी होगा, साइकिल रुका हुआ है उसके अंदर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। जब वो चलेगा, बॉडी के अंदर क्या है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, वो किस में ब्रेक होगा, ग्लूकोज में ब्रेक होगा, उसकी वजह से एनर्जी जनरेट होगा। तो पहला ही लाइन की वजह से सारा का सारा गलत हो गया। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ये भी गलत है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड, काइनेटिक, गलत बात। ऑप्शन ए इसका सही है, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मस्कुलर एनर्जी। पोटेंशियल, जब तक साइकिल रुका हुआ था पोटेंशियल एनर्जी था, जब साइकिल चलना शुरू किया, जब साइकिल चलाना शुरू करता है, जो साइकिलिस्ट होता है चलाना शुरू करता है, तो उसका मसल में क्या होगा, एनर्जी जनरेट होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक मस्कुलर एनर्जी में चेंज हो जाएगा। as a compressed spring has dash energy compressed to the normal spring, जो बोल रहा है कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, एक दबाया हुआ स्प्रिंग है, ठीक है, एक स्प्रिंग है जिसको आप इस तरह से करके किसी भी बैरियर से रोक के रखे हो, उसके अंदर जो एनर्जी होता है वो ज़्यादा होता है, उसके अंदर एनर्जी क्या होगा, ग्रेटर एनर्जी होगा एज कम्पेयर टू द नॉर्मल स्प्रिंग। नॉर्मल स्प्रिंग जो इस तरह रखा हुआ है, इसको रखने की वजह से इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा कि आप किसी हाइट पर रखे हो या कुछ, इसके अंदर किसी भी तरह काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट टू द ग्राउंड,
देन इट टचेस द ग्राउंड इट विल कंटेन। बोला एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप ड्रॉप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो। जब एक ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप कर रहे हो ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहे हो, तो ये जो ग्राउंड को टच कर रहा, और ग्राउंड को टच करने से पहले इसमें कौन सा एनर्जी होगा, इसमें जो होगा काइनेटिक एनर्जी होगा। एक चीज़ ये हुई हो सकता है थर्मल एनर्जी भी कहीं ना कहीं सही है। आप समझो कि एक ऑब्जेक्ट है, आप ऊपर से नीचे की तरफ गिरा रहे हो, जब यह टच करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, हीट जनरेट होगा। हीट जनरेट होगा तो थर्मल एनर्जी भी हो सकता है यहाँ पर। एक चीज़ और भी हो सकता है, जब बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ गिरा रहे हो तो आप वो तो आवाज़ करेगा ज़मीन से टकराने के बाद, तो साउंड एनर्जी भी जनरेट हो सकता है। तो पोटेंशियल एनर्जी गलत, केमिकल एनर्जी गलत। सम हम लोग बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मोस्ट एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू थर्मल एनर्जी, बहुत कम अमाउंट में है, पर जब दो चीज़ टकराता है ना तो थर्मल एनर्जी हीट एनर्जी जनरेट होता है। तो ऑप्शन सी इसका मोस्ट एक्यूरेट होगा। डैश इज नोन एज द स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किस चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट का हम स्ट्रेंथ बोलते हैं, तो एनर्जी को उस चीज़ का हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, एनर्जी को उस चीज़ का स्ट्रेंथ बोलते हैं। एनर्जी का मतलब क्या होता है, द एफिशिएंसी और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कुछ लोग खड़े हैं, दो बच्चे खड़े हैं, हम बोलते हैं इसका एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दूसरे बच्चे का। इसका मतलब हम लोग स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, उसका स्ट्रेंथ के बारे में। What would be the energy contained at a height of 6 मीटर by a body of mass 50 kg? हाइट की वजह से पूछा जा रहा है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। मास दिया हुआ है कितना, 50, जी का वैल्यू ले लो 10, हाइट आपको दिया हुआ है 6, तो 50 नहीं का 500, 500 को 6 से मल्टीप्लाई करो कितना का 3000 जूल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी of an object of mass m rise from the ground level at a height of 4h। एक ऑब्जेक्ट है जिसको हाइट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है एनर्जी का, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh होता है। मास आपको दिया हुआ m, जी ही रहेगा। हाइट कितना बोला है, 4h हो गया। हाइट कितना हो गया, 4h। तो ये 4 को बाहर ले आइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, mgh। हाइट 4 गुना किया है ना। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 11 kg इज प्लेस्ड एट द हाइट ऑफ 7 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, हाउ मच एनर्जी इट विल कंटेन। ठीक है, हाइट के रिस्पेक्ट में बात होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। मास दिया है कोई 11, जी का वैल्यू दिया हुआ 10, नहीं भी दिया हुआ तो अब 10 ले लो, और हाइट दिया हुआ 7, 11 सत्ते 77, 77 दही का 770 जूल। अच्छा, जी का वैल्यू यहाँ पर 9.8 लिया हो, तो 770 से थोड़ा सा कम वाला होगा, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिख रहा 754। यहाँ पर जी का जो वैल्यू लिया है ये 9.81 लिया है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया है। ठीक है। When an object of 10 kg is placed at a height of 7 meter from the ground, how much energy it will contain? क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh 10, जी का वैल्यू ले लो 10, हाइट दिया हुआ है 7, तो यहाँ से कितना हो गया, 700 आ जाएगा। टोटल का आ जाएगा 700 जूल, पर 700 जूल एक भी ऑप्शन में नहीं है, तो 700 से थोड़ा सा कम वाला, क्योंकि जी का वैल्यू यहाँ पर लिया होगा 9.8, 700 से थोड़ा सा कम एक ही दिख रहा हमको, 686 जूल। जब इसको 9.8 रख के सॉल्व करोगे ना तो देखना ये 686 ही आएगा। वाट टाइप ऑफ एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग रेन के टाइम में कौन सा एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये बादल है। बादल के अंदर क्या है, वाटर ड्रॉपलेट है। तो जब भी कोई हाइट पर, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से किसी हाइट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मेरे लिए क्या हो गया, वाटर ड्रॉपलेट हो गया, छोटा छोटा पानी का बूंद हो गया। तो जब ये हाइट पर है, एक हाइट पे, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। जब ये कंडेंस हो जाएगा और कंडेंस होकर बारिश का बूंद की तरह नीचे गिरने लगे, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो अब देख लो किसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा। मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ना, मस्कुलर एनर्जी गलत बात। केमिकल एनर्जी, यहाँ पर केमिकल का कोई काम नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन डी इसका एक्यूरेट आंसर है। विच ऑफ द फ्लोइंग इंक्रीज और डिक्रीज विथ हाइट, कौन सा ऐसा चीज़ है, मतलब एनर्जी का फॉर्म में ये पूछा गया है, कौन सा ऐसा एनर्जी है जो हाइट के साथ इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में आता है mgh। तो हाइट अगर बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, हाइट घटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इसका एक्यूरेट आंसर है।
The energy contained in an object of 1500 joule and its mass is 15 kg. Find the height of the object above the ground. तो हाइट के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो एनर्जी क्या हो जाएगा आप देख लो, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। सेंटीमीटर तो यूनिट होता नहीं है, न्यूटन होता है, फोर्स का पास्कल होता है, प्रेशर का तो ऑप्शन ए सही है। बना लेते हैं। कितना दिया हुआ है एम, मतलब 1500 दिया हुआ एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। एम पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ 1500, मास दिया हुआ 15 kg, जी का वैल्यू ले लो 10, हाइट निकालने बोला है। 0 से 0 गया, 15 से गया है 10 बार में, तो हाइट कितना आ जाएगा 10 मीटर। ये यूनिट से ही हो जाता। आपको सब चीज़ का यूनिट पता होना चाहिए, अगर यूनिट पता है तो काम आसान हो जाएगा। सेंटीमीटर नहीं होता है, सेंटीमीटर जो है नहीं होता, ये CGS में है। CGS, और जितना भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, पूरा का पूरा फिजिक्स में जितना भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सारा का सारा करेंगे SI यूनिट में, सिस्टम इंटरनेशनल में। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। mgh जो है ये पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अगेन एग्जाम का बस डेट चेंज हो रहा है, क्वेश्चन सेम है। mgh, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 kg मास इज मूविंग एट a स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ mv², हाफ mv²। हाफ m का वैल्यू दिया हुआ आपको कितना 10, भी कितना दिया हुआ है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 से काट लीजिए, 2 बार में जाएगा 10 दूनी का 20 जूल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या है हाफ mv², हाफ mv²। An object of mass 11 kg moving at a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड, how much the energy is contained in the object। तो स्पीड के रिस्पेक्ट में बोला है, तो क्या निकलेगा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², हाफ mv²। तो ये तो हो ही नहीं सकता मीटर सेकेंड। हाफ m का वैल्यू आपको दिया हुआ कितना 11, v का वैल्यू 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 275 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया 137.5 जूल, 137.5 जूल इसका हो जाएगा सही आंसर। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी की बात किया जा रहा तो काइनेटिक एनर्जी निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², हाफ mv²। हाफ m कितना दिया हुआ है 15, भी कितना दिया हुआ है 5, 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 25 दही का 250, 25 का आधा कितना होता है 125, 250, 350, 375, 375 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 1, 8, 7 बार में 14.5, 187.5 जूल, 187.5 जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, an object of mass 12 kg is placed at a certain height from the ground. If the potential energy of the object is 480 joule, find the height from the ground. सेम क्वेश्चन है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh, mgh पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया हुआ 480, m का वैल्यू दिया हुआ आपको 12, g का वैल्यू नहीं दिया हुआ तो आप ले लो 10, और हाइट निकालना है। 0 से 0 काट दो, 12 चौके 48, तो हाइट कितना आ गया 4 मीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 63 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसमें से कौन सा पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल है। ब्रिक्स प्लेस ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, ब्रिक का मतलब होता है ईट, ये SSC JEE में क्वेश्चन आया था कि ईट का वजन कितना होता है, लगभग 2.75 kg के करीब होता है। ठीक है, ब्रिक प्लेस ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, हाँ आप किसी बिल्डिंग के ऊपर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रख रहे हो, यहाँ पर ब्रिक हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो आप उसको जब एक सर्टेन हाइट पे रख रहे हो तो उसके अंदर क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी होगा। बात सही है, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगा। दूसरा है ऑप्शन बी, स्प्रिंग ऑफ द क्लॉक व्हेन इट्स रोटेट, हम लोग चाबी वाला घड़ी देखे हैं कि जब उस घड़ी को ना हमेशा रेगुलर आपको चाबी देना रहता है, तो वो चाबी जो है घड़ी के अंदर जो स्प्रिंग रहता है उसमें जाकर वो क्या एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो ये बात भी सही है, स्प्रिंग के अंदर क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग के अंदर भी क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, स्टोर वाटर इन एन एलिवेटेड रिजर्वायर अंडर द वाटर सप्लाई सिस्टम, एक बड़ा सा टंकी होता है जहाँ से वाटर का सप्लाई होता है,
म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से जो टंकी लगा हुआ रहता है बड़ा सा, तो एक हाइट पे पानी को स्टोर किया जाता है, ठीक है। और जब भी किसी भी चीज़ को एक हाइट पे अगर स्टोर किया जाएगा तो उसके अंदर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो सारा का सारा ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो सब ऑप्शन सही है यहाँ पर। एन ऑब्जेक्ट केपेबल फॉर परफॉर्मिंग द वर्क, कैपेबिलिटी दे दे या एफिशिएंसी दे दे, एफिशिएंसी दे दे या फिर एबिलिटी दे दे, एबिलिटी दे दे, किसी भी हमको, तो इसको क्या बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे। एनर्जी का डेफिनेशन ये है कैपेबिलिटी, दी कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी और एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी। पावर क्या बोलते हैं, पावर किसको बोलते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। द वाटर फॉलिंग इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कैन रन द टर्बाइन बिकॉज इट्स कंटेन, एक रिजर्वायर है, एक डैम है, इस डैम के अंदर क्या है, पानी है, इस डैम के अंदर क्या है, पानी है। यहाँ से पानी को रिलीज़ किया जा रहा है, तो पानी के अंदर क्या है, एक स्पीड है, तो स्पीड की वजह से क्या होगा, इसके अंदर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पर एक टरबाइन लगा हुआ है, यहाँ पर क्या है, टरबाइन लगा हुआ है, इस टरबाइन को ये घुमा रहा है, इसके ऊपर जब पानी गिरेगा तो ये टरबाइन को क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो जो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है पावर स्टेशन में, टरबाइन जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी को रोट की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग हैज़ पोटेंशियल एनर्जी है, एक दबाया हुआ स्प्रिंग के अंदर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये सही है। द राइजिंग हमर हैज़ पोटेंशियल एनर्जी, ये भी बात सही है कि एक उठाया हुआ जो हथौड़ा होता है उसके अंदर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। डैम वाटर हैज़ काइनेटिक एनर्जी, ना, इसके अंदर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। डैम के अंदर जो पानी को हम लोग रोक के रखते हैं उसको, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो ये ऑप्शन जो है गलत है। यही हमसे पूछा था, इसमें फॉल्स कौन सा है। ए मूविंग कार, अगर कार मूव कर रहा है या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके अंदर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, ये भी सही है, तो ऑप्शन सी गलत है। An object of mass 20 kg is moving at a velocity of 6 meter per second. What is the kinetic energy of the object? Kinetic energy क्या होगा, kinetic energy equals to हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। मास आपको कितना दिया हुआ, 1/2, मास दिया हुआ 20, वेलोसिटी कितना है, 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36। अब इसको काट लो, कितना बार में जाएगा, 18, 18 दूनी का 36, 360, 360 जूल। आपको एक पिक्चर दिया हुआ है यहाँ पर, व्हाट कैन बी प्रिडिक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द एनर्जी इन द गिवन फिगर। एक बड़ा सा ट्रक है जो मूव कर रहा, ये जो एरो लाइन बना हुआ है ना पीछे की तरफ, ये बतलाना चाह रहा है कि ये गाड़ी जो है मूव कर रहा है दोनों। बोथ व्हीकल हैव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है जब हाइट के रिस्पेक्ट में बात हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, mgh। क्या हाइट पर है क्या, किसी हाइट पर, ना, तो ये वाला बात गलत है। बोथ व्हीकल हैव द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, नहीं। बोथ व्हीकल आर मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन यूजिंग मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। आप मान लो जो एक बस है ये 2000 हॉर्स पावर का है, ये जो ट्रक है ये जो है शायद 600 मान लेते हैं, 600 हॉर्स पावर का है, 600 हॉर्स पावर का एक बाइक है। आपको पता है क्या ये अपना मैक्सिमम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम एनर्जी से चल रहा, नहीं, इस बात को भी कंफर्म नहीं बोल सकते हैं। बोथ व्हीकल आर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू मस्कुलर एनर्जी, नहीं, मस्कुलर एनर्जी में नहीं बोलेंगे। ये दोनों गाड़ी जो है अपना जो एनर्जी है इसको मूव कर रहा, एनर्जी को चलने में कन्वर्ट कर रहा, ठीक है। बोथ व्हीकल हैव काइनेटिक एनर्जी, हाँ, दोनों गाड़ी चल रहा, ये पता चल रहा है इस चीज़ से कि दोनों गाड़ी चल रहा, अगर चल रहा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। वाटर राइज्ड एट अ सर्टेन हाइट हैज़ डैश एनर्जी, पानी को या किसी भी चीज़ को अगर आप एक सर्टेन हाइट पर या किसी भी हाइट पर उठाओगे तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि घर के छत के ऊपर जो पानी का टंकी लगा हुआ उसमें कौन सा एनर्जी है, तो हाइट पर रखा हुआ है तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। इफ अ बॉय लीव्स अ गैस फिल्ड बलून दैट गोज अपवर्ड डायरेक्शन, इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी। एक बच्चा जिसके हाथ में गैस से भरा हुआ बलून है, ठीक है, जिसमें क्या डाला रहता है, हीलियम डाला हुआ रहता है, ठीक है, हीलियम नॉन फ्लेमेबल है, तो हीलियम बलून है एक बच्चे के हाथ में, जब उसे छोड़ देता है तो बलून एक हाइट पे जाने लगता है, तो उसके अंदर क्या आएगा, हाइट के रिस्पेक्ट में बात होगा तो कौन सा हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, जो भी मास रहा होगा 2 ग्राम 4 ग्राम जो भी रहा होगा, जी का वैल्यू तो फिक्स है 9.81। ये जो हाइट है, हाइट धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा,
जब हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इफ द स्पीड ऑफ द साइकिल इज डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी। स्पीड को आप डबल करते हो तब देख लो डायरेक्ट इस तरह जो फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब जो डायरेक्ट ये कर लो, जो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। मास किसी भी ऑब्जेक्ट का फिक्स है, 1/2 तो फिक्स ही रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, वेलोसिटी का हो गया। अगर आप वेलोसिटी को डबल कर रहे हो तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर टाइम है ना। तो 2 का स्क्वायर अगर डबल कर रहे हो तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो 4 टाइम इसका आंसर हो जाएगा। An object of mass 30 kg is being transferred by a 10 meter per second uniform velocity. What is the kinetic energy of an object? Kinetic energy है, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये जब भी होगा पॉजिटिव में होगा काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ एम का वैल्यू दिया हुआ 30, भी दिया हुआ 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। इसको काटेंगे 2 से तो कितना बन जाएगा 15, 15 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 1500 जूल आएगा। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकता है अगर आपसे ऐसे बोल दे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा, तो बोलेगा कि ग्रेविटेशन के द्वारा कितना क्या काम किया गया है, तो कितना हो जाएगा माइनस में आंसर देंगे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 30 kg इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। पास्कल प्रेशर का होता है, ये जो है केजी मीटर पर सेकेंड, ये किसका होगा केजी मीटर पर, ये न्यूटन फोर्स का होता है, ये भी फोर्स का होता है। तो एक ही आंसर बचा है जूल 375। आइए सॉल्व करते हैं इसको। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, एम का वैल्यू कितना दिया हुआ 30, भी कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 2 से काटेंगे 15 बार में तो ये कितना आ जाएगा 15, 250 जो है 250 है ना। तो ये इधर से आ गया 250, इधर से आ गया 125, तो 250 ये हो गया 350, 375 इसका आंसर है 375 जूल। An object has a potential energy of 400 joule with a mass of 20 kg and a gravity of 10 meter। ग्रेविटी मतलब स्मॉल जी का वैल्यू आपको दिया हुआ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द वैल्यू, हाइट बोल रहा है। तो हाइट की वजह से क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी आपको दिया हुआ कितना 400, मास दिया हुआ है 20 kg का एक ऑब्जेक्ट है, जी का वैल्यू आपको दिया हुआ 10, हाइट आपको निकालने बोला है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से चल जाएगा 2 बार में, तो हाइट कितना हो जाएगा 2 मीटर। बोला क्या देख लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी आपको दिया हुआ कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितना है 400 जूल विथ अ मास ऑफ 200 kg। जी का वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपसे हाइट पूछा था। व्हाट इज व्हेन द हैमर of 15 kg is raised to a height of 10 meter, find the potential energy। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकता है, बट पोटेंशियल एनर्जी बाय द ग्रेविटी नहीं बोला है। बाय द ग्रेविटी अगर बोला होता तो नेगेटिव बोला लेते हैं, पर नहीं बोला है तो पॉजिटिव बोला लेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया एम जी एच, एम जी एच। एम का वैल्यू कितना हो गया 15, जी का वैल्यू 10 ले लो, हाइट ले लो 10 दिया हुआ है, 15 देंगे 150, 150 देंगे 1500 जूल हो गया। इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल ऑफ मास 2 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसके अंदर कितना होगा काइनेटिक एनर्जी हाफ, एम का वैल्यू हो गया 2, भी दिया हुआ 30, 30 का स्क्वायर 900, 900 ठीक है, कितना हुआ 2 से 2 चला गया, कितना आ गया 900 जूल। देखिए न्यूटन फोर्स का होता है, वाट पावर का होता है, पास्कल प्रेशर का होता है, बिना बनाए हुए आंसर आ जाता है यूनिट देख के बस जूल। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस दैट ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड हाउ मेनी टाइम इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, वेलोसिटी का स्क्वायर का। तो ये कितना टाइम्स हुआ है, दोगुना हुआ है ना। अगर इस ये दोगुना हो गया तो 2 भी का स्क्वायर, ये बाहर निकले कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 4 टाइम्स। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg is placed at a certain height from the ground. If the potential energy of the object is 600 joule, find the height from the ground of the object। ग्राउंड से हाइट बोला, हाइट कभी भी नेगेटिव होगा नहीं, हाइट का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता नहीं, सिर्फ बस ये ऑप्शन सी इसका आंसर है। बना के देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया हुआ 600, एम का वैल्यू दिया हुआ 12, जी का वैल्यू आपको 10 लेना है,
आपको एच निकालने बोला है। 0 से 0 गया, 12 बचेगा 60, तो हाइट आ गया 5 मीटर। इसको बिना बनाए हुए ही आंसर लगा सकते थे यूनिट देखकर। विच ऑफ द फ्लोइंग एनर्जी इंक्रीज विथ स्पीड, अगर स्पीड बढ़ाते हैं तो क्या होगा, दो तरह का ये तो एनर्जी हम लोग को पता है। एक है पोटेंशियल एनर्जी जिसमें होता है mgh, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट। क्या इसमें कहीं भी स्पीड का जिक्र है? नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी का कहानी यहीं खत्म हो गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का चर्चा ही नहीं हो रहा। ये जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², हाफ mv²। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर स्पीड को घटा देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगा। फॉलोइंग गिवन एग्जाम्पल रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए हाई स्पीड पेबल कैन हर्ट अ पर्सन और ब्रेक द विंडो। पेबल का मतलब होता है वो जो छोटा छोटा कंकड़ होता है ना, छोटे छोटे कंकड़। बोले एक हाई स्पीड जो कंकड़ है जो अगर मूव कर रहा तो ये क्या करता है कि आदमी को चोट लग सकता है इससे, और ये विंडो का ग्लास भी टूट सकता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से हो रहा, ये बात सही है। एनर्जी ऑफ अ मूविंग व्हीकल, एनर्जी ऑफ अ मूविंग व्हीकल अगर मूव कर रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है। फास्ट मूविंग कार कैन डैमेज मेनी होम्स, फास्ट मूविंग एयर कैन मूविंग, हाँ बहुत तेज जो हवा चलता है उससे भी क्या होता है, घर वगैरह डैमेज हो सकता है। तो उसके अंदर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। ये भी काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल। विंड कैन ड्राइव द विंड मिल, जो विंड मिल होता है, बड़ा बड़ा जो हवा चक्की वाला ये होता है, मिल होता है, वो किसकी वजह से चलता है, हवा की वजह से चलता है, जो हवा तेज चलता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, काइनेटिक एनर्जी का। तो सारा का सारा जितना भी यहाँ पर दिया हुआ काइनेटिक एनर्जी का वो रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 3 मीटर 3m मास, मास दिया हुआ 3m, राइज फ्रॉम द ग्राउंड एट अ हाइट ऑफ h। तो आपको बोल रहा मास कितना है, 3m है, कितना हाइट पे ले जा रहा है, h हाइट पे ले जा रहा है। तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। मास आपको कितना दिया हुआ 3m, g के बारे में कोई जिक्र नहीं है तो g को g लीजिएगा, हाइट भी h है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3mgh, 3mgh। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। If a bullet is fired from a gun comes backward, what will be the kinetic energy of the gun? जब एक बुलेट को फायर किया जाता है गन से, जब एक बुलेट को फायर किया जाता है गन से फायर किया जाता है तो गोली का जो स्पीड होता है ये ज़्यादा होता है। गोली सामने की तरफ मूव करता है और जो आदमी गोली बंदूक चलाता है तो बंदूक उसको पीछे की तरफ झटका देता है। तो वही बोल रहा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गन, गन का जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा गोली के कंपेयर में। गोली में भी काइनेटिक एनर्जी है, ये फॉरवर्ड मूव कर रहा, और बंदूक जो है ये बैकवर्ड मूव कर रहा। तो बंदूक थोड़ा सा स्लो स्पीड में मूव करता है जब हम लोग इससे कंपेयर करेंगे। तो लेस देन द बुलेट, बुलेट के अंदर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है एज कंपेयर टू द गन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए मोबाइल वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बालकोनी इफ द मास ऑफ द मोबाइल इज 0.5 kg एंड द मोबाइल फोन वॉज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 100 मीटर का हाइट से गिराया जा रहा। जी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मोबाइल। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। मास दिया हुआ है, मोबाइल का वजन कितना है 0.5 kg, जी का वैल्यू 10 लेने बोला है, और हाइट दिया है 100। 100 का मल्टीप्लाई होगा 10 में तो 1000, 1000 का आप यहाँ देखो दशमलव हटा लो, यहाँ से 0 से 0 चला गया तो ये कितना होगा 500 जूल। ऑप्शन डी। When an object of 11 kg is placed at a height of 8 meter from the ground, then how much energy it will contain? हाइट के रिस्पेक्ट में बात हो रहा पोटेंशियल एनर्जी का, तो क्या हो जाएगा mgh। m का वैल्यू देगा 11, हाइट दिया हुआ 8, हाइट दिया हुआ 8 और g का वैल्यू ले लो 10। 11 8 88, 88 देंगे का 880 जूल। ये कब है, जब g का वैल्यू आप कितना ले रहे हो 10। जब 9.8 लोगे तो 880 से थोड़ा सा कम आएगा, 880 से थोड़ा सा कम, एक ही ऑप्शन है 862 जूल जब 9.8 लोगे तो। When an object of 15 kg is at height of 5 meter from the ground, then how much energy it will contain? इसके अंदर कितना एनर्जी होगा, ठीक है, हाउ मच एनर्जी इट विल कंटेन। हाइट के रिस्पेक्ट में बात हो रहा ना, तो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा mgh। m का वैल्यू दिया हुआ 15, जी का वैल्यू ले लो 10, हाइट आपको दिया हुआ कितना 5 मीटर। 15 × 5 = 75,
75 देगा 750 जूल। 750 जूल ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आप 750 जूल से जस्ट कम लो। जस्ट कम कौन सा है, ये 725 है और 735 है, तो 735 वाला मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जी का वैल्यू ये लोग लिया होगा 9.81 लिया होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। An object of mass 10 kg is placed at a height of 6 meter from the ground. Calculate the potential energy. देखो वाट पावर का होता है, इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, ठीक है। तो मास दिया हुआ है 10 m, जी का वैल्यू दिया हुआ है आपको 9.8, तो हम 10 ले ले रहे हैं, और यहाँ हाइट कितना दिया हुआ है 6, तो ये कितना हो गया, 10 देंगे 100, 600 से थोड़ा सा कम वाला आंसर होगा। इन दोनों में से कम वाला कौन सा है, 600 से थोड़ा सा कम, कितना हो गया 588 जूल। ये 9.8 इसलिए दिया हुआ है ना कि आप अपना टाइम बर्बाद करो एग्जाम में। An object was thrown vertically upward and it reaches the maximum height h from the ground. While going over it the object at 1/4 height h will be. आपसे ये बोल रहा कि एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट was thrown vertically upward, it reaches the maximum height of h height पे जाता है from the ground. While going over it the object at 1/4 height h will be. h का वैल्यू क्या होगा, ये इसमें आप इधर देखो, इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, फॉर्मूला से ही निकल जाएगा mgh। तो अब जब एक ऑब्जेक्ट है जिसको h हाइट पे भेजना है, बोला ये h हाइट पर ना जाकर जब ये रहेगा h/4 हाइट पे, h/4 मतलब 1/4 कितना होता है 25%। जब ये ज़मीन से 25% का हाइट पर रहेगा, 25% का परसेंटेज चैप्टर पढ़े होंगे मैथ में, तो ऊपर कितना है 75%। तो ये क्या है, ग्राउंड से कितना दूरी पे है, 25% का हाइट पे है, और यहाँ से अभी टोटल हाइट कितना बाकी है, 75% बाकी है। तो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक, लेस पोटेंशियल एनर्जी एंड मोर काइनेटिक एनर्जी। जब यहाँ से जो ऑब्जेक्ट को भेजा गया है, अगर ये मैक्सिमम हाइट पे आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है ये, तो इसके अंदर क्या होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है हाइट की वजह से। पर ये अभी तक पहुँचा कितना है, टोटल रास्ता का पहुँचा है 1/4 पहुँचा है, तो हाइट तो थोड़ा सा बढ़ा है। हाइट अगर थोड़ा सा बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है। और जैसे ये हाइट अगर पूरा यहाँ तक पहुँच जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, मैक्सिमम। तो जब ग्राउंड के आसपास ही रहेगा तो उसके अंदर क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगा और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगा। एक बार इसको देख लोगे अच्छा से स्टेटमेंट पढ़ के, ठीक है। आपको ऐसे समझाते हैं कि एक हाइट है 100 मीटर का हाइट है, बोला जब 1/4 हाइट पे रहेगा, 100 का 1/4 कितना हो जाएगा 25 हाइट पे है, तो ऊपर बचा कितना है 75 हाइट है, 75। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में होता क्या है, एम जी और एच होता है। एच अभी है कितना 25, जब हाइट एच का वैल्यू कम रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या रहेगा, कम रहेगा, तो लेस पोटेंशियल एनर्जी। जो ज़मीन के आसपास है, ठीक है, इसके अंदर अभी स्पीड है, तो इसके अंदर क्या होगा, ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी, तो मोर काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन ए। Fill in the blank with the correct option. An object is thrown vertically upward during their rise. The potential energy and kinetic energy. ठीक है, इसके अंदर बोला कि इसका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। जब एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर की तरफ बिगा जाता है, अपवर्ड इन राइज पोटेंशियल एनर्जी, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। जब ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट को बिग रहे हो तो हाइट क्या हो रहा, बढ़ रहा। जब हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे घटेगा। ड्यूरिंग द इसका हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। जब बॉल ऊपर की तरफ जाएगा, जब बॉल को ऊपर की तरफ बिग रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ, तो एक हाइट तो ऐसा आएगा जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद बॉल यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुकेगा, उसके बाद वो डाउनवर्ड चलेगा। तो जब वो रुकेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पे इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0। तो वही बोल रहा है, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जो है घटेगा और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, ऑप्शन ए। ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फ्लोइंग एनर्जी इंक्रीज एट वन पॉइंट ऑफ द पाथ। इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा,
बढ़ेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक सर्टेन हाइट से नीचे की तरफ गिराया जा रहा है, जब गिराया जाएगा तो इसका स्पीड क्या होगा, लगातार बढ़ेगा बढ़ेगा, और मैक्सिमम स्पीड कब होगा, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। इसके अंदर क्या होगा, मैक्सिमम स्पीड होगा। जब स्पीड मैक्सिमम होगा तो उसके अंदर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगा। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट व्हेन अ बुलेट इज फायर फ्रॉम द गन। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बुलेट का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है गन का कंपेयर में, तो क्या हो जाएगा, मोर देन द गन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट इज मोर देन द गन काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ए ब्लॉक ऑफ 2 kg स्लाइड ऑन अ पैरेलल सरफेस एट द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। इट फॉल्स ऑन द अनकॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग एंड प्रेस it until the block become completely motionless. The value of kinetic friction is 15 न्यूटन and the spring constant कितना दिया हुआ है, 10,000 न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग प्रेशर क्या है, आपको बोला जा रहा है कि यहाँ से एक ब्लॉक को धक्का दिया जा रहा, यहाँ से एक ब्लॉक को धक्का दिया जा रहा, ये लगातार मूव कर रहा, 4 मीटर पर सेकंड का स्पीड से मूव कर रहा, और यहाँ पर क्या किया है, एक स्प्रिंग को लगा दिया इस तरह करके। ब्लॉक यहाँ पर जाएगा, इसको थोड़ा देर के लिए धक्का देगा, और एक टाइम आएगा जब ब्लॉक रुक जाएगा। तो आपको बोल रहा है स्प्रिंग प्रोसेस मतलब स्प्रिंग को कितना दबाएगा। आप इधर देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv²। जब ये मूव कर रहा होगा 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, जब ये मूव कर रहा होगा तो यहाँ पर जाएगा, इस स्प्रिंग में टकराएगा। जब स्प्रिंग में टकराएगा तो स्प्रिंग को थोड़ा सा धक्का देकर पीछे कर देगा। तो स्प्रिंग के अंदर भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो इस स्प्रिंग का जो काइनेटिक एनर्जी होता है, ये होता है 1/2 स्प्रिंग कांस्टेंट को हम लोग के लेते हैं के, और ये हो जाएगा x²। स्प्रिंग जितना पीछे धक्का खाएगा तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा। मास कितना दिया हुआ ऑब्जेक्ट का, 2 kg। वेलोसिटी कितना दिया हुआ, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दिया हुआ कितना, 10,000 दिया हुआ है, और आपसे बोल रहा है कि स्प्रिंग कितना दबेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आप काट लो इधर से, 2 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5000। तो x² का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, 16/5000 ये आ जाएगा। यहाँ से जब x का वैल्यू आप निकालोगे, एक्चुअली इसको काटना बेवकूफ़ी था, जो काटना ही नहीं चाहिए था। जब यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो ऊपर से क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और नीचे से क्या आ जाएगा, 5000। अगर ये 10,000 रहता तो आ जाता 100 आ जाता। तो अब इसे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, जो काटे थे वो नहीं काटना चाहिए था, इसको दोबारा से हम कर दे रहे हैं, इसको 2 से काटना ही नहीं चाहिए था। यहाँ से x² का वैल्यू आ जाएगा 32/10,000। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, √32/100। अब इसको 1 मिनट के मान लो कि ये 36 है, 36 है तो रूट के बाहर क्या निकलेगा, 6 निकलेगा, और नीचे क्या है, 100। जब 100 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.06 आ जाएगा। 0.06 मतलब ये 6 से तो कम होना चाहिए, और 6 से कम क्या है, 1 ही आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आप इसे 100 से डिवाइड कर रहे हो। जब 100 से डिवाइड करो मतलब कितना कन्वर्ट कर रहे हो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो। आप इसका कैलकुलेशन एक बार देख लेना। अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज नॉट जनरेटेड व्हेन राइडिंग साइकिल। बोला कौन सा एनर्जी इसमें से जनरेट नहीं होता है जब हम लोग साइकिल चलाते हैं। तो हीट एनर्जी, हाँ हीट जनरेट होता है हीट एनर्जी क्या होता है, जनरेट होता है जब हम लोग साइकिल चलाते हैं। तो साइकिल के डिफरेंट पार्ट जो है एक दूसरे से घिसता है, जिसकी वजह से हीट एनर्जी जनरेट होता है, ये बात सही है। काइनेटिक एनर्जी, हाँ किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी उसमें जनरेट होता है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। केमिकल एनर्जी जनरेट नहीं होता है। अगर ये बाइक रहता तो इसमें बोल सकते थे कि केमिकल एनर्जी भी कन्वर्ट होता है, क्योंकि बाइक में फॉसिल फ्यूल यूज होता है, और फॉसिल फ्यूल क्या होता है कि फॉसिल फ्यूल बर्न होता है, और बर्न होने के बाद क्या करता है, हीट जनरेट करता है, जिसकी वजह से इंजन चलता है। तो ऑप्शन ए जो है, केमिकल एनर्जी जनरेट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी मेजर्स द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। किस चीज़ से हम लोग बॉडी का इनर्शिया को मेजर करते हैं। इनर्शिया का पहले आप डेफिनेशन समझो। इनर्शिया होता क्या है कि कोई भी बॉडी जो है अगर वो मूव कर रहा तो वो मूव करना चाहेगा,
कंटिन्यूसली, अगर रुका हुआ है तो रुका हुआ रहना चाहेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करता है कोई भी बॉडी कितना वजन वाला है, कितना मास है जिसमें। फॉर एग्जांपल एक साइकिल है, अब एक ट्रेन है, दोनों का स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। आप साइकिल में फोर्स लगा के आप रोक सकते हो उसको, लेकिन जब आप ट्रेन को जो 10 के स्पीड में ही चल रहा, क्या आप उसको फोर्स लगा के रोक सकते हो? नहीं रोक सकते हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मास के ऊपर। तो इनर्शिया ऑफ बॉडी जो है ये मेजर करता है क्या? मास से अपन लोगों को पता चलता है। अगला, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर इन विच ऑफ द फ्लोइंग। इनर्शिया जो हम लोग मास से मेजर करते हैं, जिस बॉडी का मास जितना ज़्यादा उसमें इनर्शिया उतना ही ज़्यादा। आप एक एग्जांपल देख लो कि आप एक छोटा सा कार को धक्का दे रहे हो, ठीक है। स्टार्टिंग में उसको धक्का देना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है। जब वो मूव करने लगता है धीरे धीरे तो उसको ज़्यादा फोर्स का ज़रूरत नहीं पड़ता, फिर वो स्मूथली मूव होने लगता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? मास के ऊपर। मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी भी चीज़ का जो मास है वो उसे क्या बतला रहा है? इनर्शिया को बतला रहा है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मास? मास का डेफिनेशन क्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायमेंशनलेस। नहीं, ये डायमेंशनलेस नहीं है। मास जो है एक फंडामेंटल यूनिट है और मास का जो यूनिट होता है ये केजी होता है। केजी होता है, कई बार हम लोग ग्राम, मिलीग्राम, क्विंटल वगैरह में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डायमेंशनलेस नहीं है, ये डायमेंशनलेस नहीं है। मास का एक यूनिट होता है और जिसका यूनिट होगा उसका डायमेंशन भी होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ऑप्शन बी नंबर है ये, एक्चुअली ये लिखा हुआ बी नंबर। मास कैन बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द केमिकल इक्विलिब्रियम। मीनिंगलेस है। किसी भी चीज़ का हम लोग जब वजन करते हैं तो क्या उसका केमिकल कॉन्फिगरेशन देखते हैं? नहीं, एकदम नहीं। अगला देखते हैं सी नंबर। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट एट एनी प्लेस एंड इट नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन हाइट। सही बात है कि आप मास को आप एवरेस्ट के ऊपर ले जाओ, चांद के ऊपर ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, मास चेंज नहीं होगा। ये एक फिक्स है। ये बात तो सही है, पर ये मास का प्रॉपर्टी है, मास का डेफिनेशन नहीं है। आपसे पूछा क्या है? डेफिनेशन ऑफ मास। मास का एक्चुअली डेफिनेशन होता क्या है? तो देखिए, द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप समझो कि आपके पास जो पेन है उसको बनाने में जितना भी प्लास्टिक खर्चा हुआ है, ठीक है, आप अर्थ पे बनाओगे उतना ही मटेरियल लगेगा, मून पे बनाओगे उतना ही मटेरियल लगेगा, हर जगह किसी भी जगह पे बनाओगे आपको उतना ही मटेरियल लगेगा और सेम पेन बनाना चाहते हो। तो ये बोलना क्या चाह रहा है? मास जो है, मास किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने में जितना भी आपको मटेरियल लग रहा है उसी को क्या बोलते हैं? उस ऑब्जेक्ट का मास बोलते हैं। ये आप क्लास 8, 6, 7 से देखते आ रहे। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। द मास डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज इट। मास डेंसिटी बोला जाए या फिर मास बोला जाए। मास क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो इसका सी राइट आंसर होगा। व्हाट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन सब्सटेंस? अगेन रिपीटेड है। डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। व्हाट इज द मास ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस? मास क्या होता है? मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। तो ये हो जाएगा डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 200 न्यूटन फाइंड द मास। आपको एक बहुत ये पता होगा, फॉर्मूला है W इक्वल टू mg। फोर्स इक्वल भी क्या होता है? फोर्स इक्वल भी mg ही होता है। तो मास ऑफ फोर्स जो है, वेट ऑफ फोर्स जो है, कोई अलग चीज़ नहीं है, दोनों सेम है। आप देख लो यहाँ पे यूनिट देख लो कितना, 200 न्यूटन। आपको बोला क्या है? मास निकालने बोला है। तो वेट आपको दिया हुआ 200 न्यूटन, मास का वैल्यू m है जिसको निकालना है, g का वैल्यू आपको 10 दिया हुआ है। 10 दिया हुआ तो मास कितना हो जाएगा? 20 kg। ऐसे भी इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं था। पहला ऑप्शन में देखिए न्यूटन, न्यूटन होता है फोर्स का, पास्कल होता है प्रेशर का, वाट होता है पावर का और केजी। तो जब देख लीजिए इसको यूनिट से ही कर सकते थे कि एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, जिसका केजी दिया हुआ, मास का यूनिट केजी होता है। फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन, फोर्स को जब एक्सेलरेशन से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? आपको फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन के टर्म में ये याद रखना है, एफ इक्वल टू एम ए। एम मास है, ए एक्सेलरेशन है। यहाँ पर आपको बोला क्या? फोर्स बाई एक्सेलरेशन करने, एफ बाई एम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? मास, सॉरी एफ बाई ए करेंगे, एफ बाई ए तो आ जाएगा मास आ जाएगा। तो क्या हो गया? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फोर्स बाई एक्सेलरेशन इक्वल टू मास।
विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है जी को बोलना चाह रहा, जी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, जब अर्थ का जो साइज है, साइज ऑफ अर्थ, तो जो हम लोग जी का वैल्यू निकालते हैं 9.81, कैसे निकालते हैं? जी मास ऑफ अर्थ बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, साइज ऑफ अर्थ। जैसे आर का वैल्यू हम लोग बढ़ाएंगे जी का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। तो ये तो है कि जी का वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड करेगा वर्टिकली। जब हम अर्थ का सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो जी का वैल्यू घटता है, अर्थ का सरफेस से नीचे की तरफ जाते हैं, ज़मीन के नीचे की तरफ, कोर की तरफ जाते हैं, तब भी जी का वैल्यू क्या होता है? घटता है। तो ये दोनों भी गलत हो गया कि आप ऊपर जाइएगा अर्थ का सरफेस से तो जी का वैल्यू घटेगा, जब अर्थ का सेंटर पर जाइएगा तब भी जी का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। पर मास हर जगह फिक्स रहता है, आप कहीं भी चले जाए पूरा यूनिवर्स में मास फिक्स रहता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मास ऑफ अ गर्ल वेटिंग 450 न्यूटन। एक लड़की का जिसका वेट दिया हुआ आपको 450 न्यूटन, आपसे मास पूछा है। तो W इक्वस टू mg, वेट आपको कितना दिया हुआ है? 450 इक्वस टू m, जी का वैल्यू आप यहाँ पर लोगे 9.81। ये इसलिए लेना है क्योंकि दोनों जो ऑप्शन है ना बहुत क्लोज है, तो आप 9.81 लोगे यहाँ पर। तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ से 450 डिवाइडेड बाई 9.8, इसको यहाँ कर दो। तो आपको पता है कि जब भी अगर हम 10 लिए होते, 450 डिवाइडेड बाई 10, अगर हम 10 लिए होते तो ये कितना आता? 45 kg, 45 kg आता। लेकिन जी का वैल्यू आप क्या लिए हो? 10 से थोड़ा सा कम लिए हो, तो m का वैल्यू भी क्या आएगा? 45 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगर ये ऑप्शन दूर दूर रहता तो यहाँ पर 9.8 की जगह 10 लेकर काम चल जाता, पर ऑप्शन बहुत क्लोज है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 980 न्यूटन इफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। आपको वेट दिया हुआ है W इक्वस टू mg, W का वैल्यू है 980, m निकालने बोला है और g का वैल्यू 9.8। आप इससे काटिएगा तो ये 98 कितना बार में जाएगा? 10। अब एक जीरो ऑलरेडी अवेलेबल है तो जीरो, तो मास कितना हो गया? 100 kg। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड एंड डज नॉट चेंज विथ इट्स मूव। मास आप मास के साथ कुछ भी कर लो, मास को किसी भी स्पीड पर मूव कराओ, किसी भी प्लेस पे ले जाओ, मास कभी भी चेंज नहीं होगा। तो वही बोला है यहाँ पर, नॉट चेंज। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज 50 kg मीटर पर सेकेंड एंड द वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मास क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर देखिए द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, आपको पता है F इक्वस टू ma। आप यहाँ पर अगर ये देखो, यहाँ पर देखते हो ये जो है ना kg मीटर पर सेकेंड, ये एक्चुअली ऐसा नहीं होगा, ये यहाँ पर होगा P इक्वस टू mv। मोमेंटम इक्वस टू क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है। आपको मोमेंटम दिया हुआ है 50, ठीक है, और यहाँ पर मास दिया हुआ है, सॉरी, P इक्वस टू mv। द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज 50 kg मीटर पर सेकेंड एंड द वेलोसिटी इतना दिया हुआ है। द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास कितना होगा? तो यहाँ पर मास आपको निकालना है और वेलोसिटी दिया हुआ 5 से काटिएगा 10 बार में, m का वैल्यू आएगा 10 kg। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इफ फोर्स F एंड द एक्सेलरेशन A आर गिवन, देन द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। F इक्वल टू क्या होता है? ma। आपसे मास निकालने बोला है तो ये क्या हो जाएगा? F बाई ए किस में है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, F बाई ए। इफ यू मूव द ट्री ब्रांच फर्स्ट, then some of the leaves get detached from the tree due to, ये होता है इनर्शिया के कारण से। आप सोच लो कि एक छोटा सा पेड़ है जिसका आपको फल लगा हुआ है, पत्ता लगा हुआ है, आप उसका एक डाल को जोर जोर से पकड़ के झुलाते हो,
तो उस समय क्या हुआ था कि जो फल लगा हुआ था और जो टहनी था सब स्टेट ऑफ रेस्ट में था। अब टहनी को पकड़े और जोर जोर से हिलाने लगे तो टहनी तो आ गया स्टेट ऑफ मोशन में, पर जो उसमें फल लगा हुआ है वो अभी तक यही फील कर रहा है कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है। तो फल वहीं पर रहता है और टहनी आगे मुख की तरफ मूव कर जाता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, फल जो है आगे की तरफ से मूव कर जाता है, आगे मूव कर जाता है तो वो नीचे गिर जाता है, डिटैच होकर नीचे गिर जाता है। तो ये किसकी वजह से हो रहा, सिर्फ और सिर्फ इनर्सिया की वजह से। जो बॉडी जिस स्टेट में रहता है उसी स्टेट में रहना चाह रहा वो, ठीक है। आप ब्रांच को हिला दिए, उसका टहनी को हिला दिए, टहनी आ गया स्टेट ऑफ मोशन में, पर जो पत्ता है और जो फल है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में अभी तक फील कर रहा है अपने आप को। तो क्या होता है कि वो गिर जाता है, उससे टूट के अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलता हुआ रहेगा, रुका हुआ है तो रुका हुआ रहना चाहेगा जब तक कोई बाहर से फोर्स न लगे। पढ़ते हैं पहला, व्हेन वी स्टॉप पेंडली द साइकिल स्टार्ट टू स्लो डाउन। गलत बात है, गलत बात है। अगर हम एयर का फ्रिक्शन को हटा देते हैं, कि एयर रेजिस्टेंस को हटा देते हैं और रोड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको हटा देते हैं, तो साइकिल जिस स्पीड में चल रहा था ना वो पूरा ज़िंदगी मतलब हमेशा वो उसी स्पीड में चलता रहेगा। आप मान लो आप चांद पर से एक ऑब्जेक्ट को आप मिल्की वे में रिलीज़ करते हो 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, वो 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से हमेशा मूव करता रहेगा, क्योंकि वहाँ पर यूनिवर्स के अंदर क्या है, एयर रेजिस्टेंस है नहीं, किसी भी तरह का फ्रिक्शन है नहीं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा उसका स्पीड को बनाए रखने के लिए फोर्स का ज़रूरत नहीं पड़ता। ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया, ठीक है। वाइल कैचिंग अ फास्ट अप्रोचिंग क्रिकेट बॉल द फील्डर स्लोज मूव हिज हैंड बैकवर्ड विथ द मूविंग बॉल। ये बतला रहा सेकंड लॉ के बारे में, ये सेकंड लॉ के बारे में बतला रहा है। इसमें बोलते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। आप देखोगे जब बॉल आप कैच लेते हो बॉल को तो आप हाथ को थोड़ा पीछे की तरफ करते हो, उसका मोमेंटम को आप कंजर्व कर रहे हो। ये सेकंड लॉ के बारे में बतला रहा। थर्ड जो है ऑप्शन, व्हेन अ बस स्टार्ट एब्रप्टली, अचानक से चलना शुरू करता है, पैसेंजर आर जेक बैकवर्ड। हाँ, जब बस सडनली चलना शुरू करेगा तो पैसेंजर क्या होता है, पीछे की तरफ झटका लेता है। तो यही है न्यूटन का थर्ड लॉ, सॉरी न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही है। इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट। और जब बस सडनली रुक जाता है तो पैसेंजर आगे की तरफ गिरने लगता है, तो इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन बोलते हैं। रॉकेट लॉन्च, ये थर्ड नियम पे काम करता है, न्यूटन का जो तीसरा नियम है उस पर काम करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी लॉ ऑफ मोशन डिड आइजक न्यूटन फॉर्मुलेट। 3 नियम है, गति का 3 नियम है जिसको न्यूटन ने दिया है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज रिलेटेड टू, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किससे रिलेटेड है, मोमेंटम से। ये फोर्स को क्या करता है, डिफाइन करता है। फोर्स जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसमें, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सेकेंड लॉ जो है मोमेंटम को डिफाइन करता है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एंड म्यूचुअली इफेक्टिव ऑब्जेक्ट। नहीं, ये बात गलत है। ये जो है थर्ड नियम पे होता है, थर्ड लॉ पे ये काम करता है, ये जो है थर्ड लॉ पे काम करता है। अगला देखते हैं, ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। ना, इसको फर्स्ट लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ को नहीं। इट इज़ हेल्प टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ फोर्स। हाँ, ये फोर्स का इफेक्ट को समझने में काम आता है, इसी से तो हम लोग फोर्स को मेजर करते हैं। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। द इक्वेशन F इक्वल्स टू ma इज गिवन बाय द न्यूटन डैश लॉ ऑफ मोशन। तो दूसरा नियम जो है न्यूटन का यही फोर्स को मेजर करने बतलाता है, F इक्वल्स टू ma। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है न्यूटन का तीसरा नियम के लिए। द फोर्स इज अप्लाई टू द सेम बॉडी। नहीं, अभी हम तुरंत बतलाएं कि अगर आप एक बॉल को दीवार पे मारते हो तो बॉल फोर्स लगा रहा है दीवार पे, और दीवार किसके ऊपर फोर्स लगा रहा, बॉल के ऊपर। तो दो अलग बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा अपोजिट डायरेक्शन में। द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सेम बॉडी। नहीं, सेम बॉडी नहीं होगा, दो डिफरेंट बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन जो है, ये बात सही है कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा, ठीक है। अगर ये वाल है, बॉल अगर इधर फोर्स लगा रहा तो वाल किधर फोर्स लगा रहा, इधर लगा रहा, अपोजिट डायरेक्शन में। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, द फोर्स इज अप्लाइड ऑन डिफरेंट बॉडी। हाँ, डिफरेंट बॉडी, बॉल वाल पे लगा रहा, वाल जो है बॉल पे लगा रहा, दो अलग बॉडी पे लग रहा, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा, तभी तो रिटर्न आ रहा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा देख लेते हैं, फोर्स इज डिपेंड ऑन डिस्टेंस। फोर्स का डिस्टेंस से कोई रिलेशन नहीं, ये मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है।
द फेमस लॉ ऑफ मोशन इज गिवन बाय, ये सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, 3 नियम जो है सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ये हमको मिलता है किससे? अप्लाइड फोर्स इसका हो जाएगा राइट आंसर। अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम। अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगला है सेकंड लॉ ऑफ मोशन सोर्स। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बतलाता है? एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन स्टेट ऑफ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट बाय द एक्शन। ये फर्स्ट लॉ है, ना कि सेकंड, ये फर्स्ट लॉ है। व्हेन अ प्योर फोर्स इज अप्लाइड ईच ऑब्जेक्ट विल मूव इन द सेम डायरेक्शन। जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है। हम लोग जब कुआं से पानी निकालते हैं, तो फोर्स हम लोग नीचे की तरफ लगाते हैं। जो चक्का वाला जो ये होता है, फोर्स नीचे की तरफ लगाते हैं और बाल्टी ऊपर की तरफ उठता है, तो फोर्स का डायरेक्शन और जो काम हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या हो गया? अलग अलग हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में काम हो। अगला देखते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल चेंज विद द अप्लाइड नेट फोर्स। गलत बात। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, इसी को क्या बोलते हैं? ये मतलब पूरा स्टेटमेंट ही गलत है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विल बी द अप्लाइड द चेंज इन द अप्लाइड फोर्स, ये कोई मतलब नहीं रखता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। हाँ, F इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। देखो इसको रिलेट करो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन, रेट ऑफ चेंज टाइम, मोमेंटम आ गया, टाइम आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अप्लाइड फोर्स द नेट अप्लाइड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ये ज़्यादा सही है न्यूटन का सेकंड लॉ के लिए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से कौन सा गलत है? व्हेन अ बस स्टॉप सडनली पैसेंजर सीटिंग इन द बस जैक बैकवर्ड, नहीं आगे की तरफ मूव करेगा। इसी को तो बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन, जब बस सडनली ब्रेक मारता है हम लोग आगे की तरफ गिरते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन। जब हम लोग पीछे की तरफ गिरेंगे उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। इफ व्हेन अ पर्सन जंप फ्रॉम अ मूविंग बस ही फॉल्स। ये बात सही है कि जब एक पर्सन जो है जंप करता है मूविंग बस से, वो क्या होता है? गिर जाता है। अच्छा, यही पूछा था कि इसमें फॉल्स कौन सा है? तो फॉल्स जो है पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, ये हो जाएगा स्टेट ऑफ मोशन, ना कि स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, ऐसा नहीं ये आगे की तरफ मूव करेगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? सही है, जब एक आदमी चलता हुआ बस से उतरने का कोशिश करता है वो गिर जाता है, सही है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। व्हेन अ रोटेटिंग फैन स्टॉप इट्स रोटेट फॉर सम टाइम। हाँ, ये बात सही है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से क्या करता है? वो थोड़ा टाइम के लिए घूमता रहता है। व्हेन अ बस स्टॉप सडनली अ पैसेंजर सीटिंग इन बस गेट सॉक्ड इन द फ्रंट। हाँ, वो सामने की तरफ झुक जाता है, ये भी बात सही है। तो गलत पूछा था, गलत कौन सा? तो गलत हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फोर्स है, ये 1 न्यूटन फोर्स को बोलते हैं। F इक्वल्स टू क्या होगा? एम 1 kg का जब एक ऑब्जेक्ट लेंगे और उसमें एक्सेलरेशन देंगे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, इसी को बोलते हैं 1 न्यूटन इसी को बोलते हैं। तो आपको 1 न्यूटन बोल दे या 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल दे, दोनों सेम है। What was the year of publishing of Newton law of motion? ये बहुत टफ क्वेश्चन है, अगर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से अगर आपसे ईयर पूछा जा रहा ना तो ये बहुत टफ क्वेश्चन है। 1687 में ये हुआ। आपसे न्यूटन का लॉ पूछना वैलिड है, पर ये जो है ईयर पूछ लिया साइंस से, ये बहुत टफ है। 1687 में पब्लिश हुआ था। Why does a fielder turn his arm backward while catching the fast approaching cricket ball? जब एक बॉल को फील्डर कैच करता है तो अपना हाथ को पीछे की तरफ क्यों लेता है? आइए देखते हैं। बिकॉज ही इज़ नर्वस, ये फिजिक्स है, ये नर्वसनेस वगैरह कहीं और आएगा, ये बेकार का बात है। बिकॉज इट हेल्प टू एम्स द बॉल, नहीं, माइंड में ऑलरेडी फिगर बन गया है बॉल कहाँ आने वाला है, तो कोई एम नहीं लगा रहा वो हाथ को आगे पीछे करके। बिकॉज ही एक्सपीरियंस लेस फोर्स ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, ये बात सही है। जब एक प्लेयर बॉल को पकड़ता है तो अपने हाथ को थोड़ा टाइम के लिए वो पीछे करता है। वो क्या चाहता है कि जब एक फोर्स से बॉल आ रहा
जब उसके हाथ में बॉल आ रहा है तो उसका मोमेंटम को कंजर्व किया जाए, और मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए क्या करता है, वो हाथ को पीछे करता है, धीरे धीरे बॉल के साथ मूव करता है, ताकि उसका जो फोर्स है उसका फोर्स को कम कर सके। बिकॉज ही गिव हिम विजिलेंस, ये सब बेकार बात है, फिजिक्स में विजिलेंस वगैरह का कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। शॉट फ्रॉम अ राइफल, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द राइफल। राइफल का काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा। इफ़ द राइफल बिकम बैकवर्ड विदाउट स्टॉपिंग, ठीक है, जब हम लोग बंदूक चलाते हैं, जब गोली निकलता है तो गोली का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 900 मीटर के आसपास होता है। तो बंदूक भी क्या होता है, पीछे की तरफ मूव करता है। क्या बंदूक उतना ही स्पीड में मूव करता है जितना स्पीड में गोली मूव करता है ना? यही तो बोला है कि राइफल का जो काइनेटिक एनर्जी होगा ये लेस देन होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट। जो जितना ज़्यादा स्पीड में मूव करेगा उसका काइनेटिक उतना ज़्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी उतना ज़्यादा होगा। तो राइफल का काइनेटिक एनर्जी क्या है, कम है एज़ कम्पेयर ऑफ बुलेट। अदरवाइज अगर दोनों का बराबर होता या ज़्यादा होता तो आदमी आखिरी बार बंदूक चला रहा होता। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, फोर्स को बोलते हैं F इक्वल्स टू M इंटू ए। ऑप्शन डी। विच ऑफ द फ्लोइंग एग्जाम्पल एक्सप्लेन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो न्यूटन का तीसरा नियम को बतलाता है। रॉकेट लॉन्च जब होता है तो न्यूटन का तीसरा नियम भी काम करता है, और इसमें लीनियर एंड यहाँ पर लिख देते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। कंजर्वेशन, ये दोनों नियम काम करता है जब रॉकेट लॉन्च होता है। तो रॉकेट से जो फ्यूल निकलता है वो नीचे की तरफ फोर्स लगाता है और रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ तो यही है ना, टू एवरी एक्शन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ऐसे पढ़ लेते हैं। ऑन द सडन मूव ऑफ द बस द पैसेंजर जैक बैकवर्ड, नहीं आगे की तरफ मूव करता है। जब सडनली जब ये हो जाएगा तो ये आगे की तरफ मूव करने लगेगा। सडनली जब ये होगा जर्क होगा या फिर ब्रेक लगेगा आगे की तरफ मूव करेगा। व्हेन वी स्टॉप पेडलिंग साइकिल स्टार्ट टू स्लो डाउन, ऐसा कुछ नहीं है। आप हवा को हटा दो और टायर पे लगने वाला फ्रिक्शन को हटा दो। वो 10 का स्पीड में चल रहा तो 10 का स्पीड में हमेशा चलता रहेगा। वाइल कैचिंग अ फास्ट अप्रोचिंग क्रिकेट बॉल द फील्डर स्लोली मूव हिज हैंड बैकवर्ड विद द मूविंग बॉल, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है ना कि थर्ड लॉ है, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाइज टू विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन, न्यूटन का जो तीसरा नियम है ये कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। आइए देखते हैं। व्हेन अ पर्सन जम्प फ्रॉम द बोट टू द रिवर, रिवर ना बोल के इसको शोर बोलना ज़्यादा अच्छा रहता है, शोर बोलना ज़्यादा। जब वो किनारे की तरफ मूव करता है तो बोट जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। हाँ ये बात सही है, ये बात एकदम सही है कि जब आदमी नाव से किनारे की तरफ कूदता है तो नाव पीछे की तरफ घसक जाता है, पानी की तरफ घसक जाता है। अगला देख लेते हैं। पैसेंजर स्टैंडिंग इन द बस फॉल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन द स्टेशनरी बस सडनली मूव, नहीं जब सडनली मूव करने लगे तो आदमी आगे की तरफ मूव करता है, ये गलत हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ को डिफाइन कर रहा, ये फर्स्ट लॉ को डिफाइन कर रहा, इनर्शिया को डिफाइन कर रहा। व्हेन अ पर्सन फॉल इन द सीमेंट फ्लोर ही गेट हर्ट, ये कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग कोलिजन बोलते हैं। कोलिजन एक होता है इलास्टिक कोलिजन, दूसरा होता है नॉन इलास्टिक कोलिजन, जिससे यहाँ कोई रिलेशन नहीं है। वाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल, ये हो जाएगा सेकंड लॉ के ऊपर डिपेंड करता है, सेकंड लॉ का है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसमें से कौन सा ऐसा है जो न्यूटन के थर्ड लॉ को बतला रहा। वाइल कैचिंग अ फास्ट अप्रोचिंग क्रिकेट बॉल, फील्डर अपना हाथ को पीछे कर लेता है, ये है सेकंड लॉ। हमको बोला है थर्ड लॉ के बारे में। व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग साइकिल स्लो डाउन, साइकिल कभी स्लो डाउन नहीं होगा, आप एयर रेजिस्टेंस को हटा दो, फ्रिक्शन को हटा दो। व्हेन अ बस मूव सडनली द पैसेंजर आर जैक्ड बैकवर्ड, जब बस अचानक चलना शुरू करता है तो ये पीछे की तरफ तो जाता है, ये बात सही है, पर ये जो है फर्स्ट लॉ के लिए है। हमसे बोला गया थर्ड लॉ, रॉकेट लॉन्चिंग जो है ये थर्ड बी राइट होगा। एट एनी मोमेंट द एक्सेलरेशन ऑफ अ रॉकेट इज प्रोपोर्शनल टू द nth पावर ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिलीज गैस, जब रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है, तो नीचे की तरफ क्या होता है, गैस रिलीज करता है, जो कि रॉकेट को ऊपर की तरफ मूव करने में हेल्प करता है। तो ये जो होगा आप इसको ऐसे ही देख लो, रॉकेट का जो स्पीड होगा, स्पीड ऑफ रॉकेट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ गैस, इसका पावर होता है 1। तो आपसे यही पूछा है कि ये जो पावर होगा ये पावर कितना होगा, तो पावर 1 होगा।
मतलब ये बोलना ये चाह रहा कि जितना स्पीड में गैस नीचे की तरफ प्रेशर डालेगा उतना ही स्पीड में रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये पावर 1 का फॉर्म में काम करता है। स्पीड ऑफ रॉकेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड ऑफ गैस। गैस अगर धीरे धीरे निकल रहा तो रॉकेट का स्पीड स्लो होगा, अगर गैस बहुत तेज़ी से निकल रहा तो ये भी क्या होगा, बहुत तेज़ी से। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। A 70 kg man pushes a 50 kg man with the force of 50 Newton. How much force has a 50 kg man pushes the another person? ये आप देखो न्यूटन का थर्ड लॉ है। आप जितना फोर्स लगा रहे हो एक आदमी के ऊपर, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, दूसरा भी कितना लगाएगा उतना ही फोर्स लगाएगा। तो ये भी कितना लगाने वाला है, 50 न्यूटन। पहला बंदा जो 70 kg का, मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। आप 70 kg के हो, आप ज़मीन पर जितना फोर्स लगा रहे हो, ज़मीन का वजन कितना है, बहुत ज़्यादा है, तो वो आपके ऊपर उतना ही फोर्स थोड़ी लगा रहा। आप जितना फोर्स ज़मीन पे लगा रहे हो चलने के लिए, ज़मीन भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहा। तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन ही हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। न्यूटन्स लॉ डू नॉट होल्ड गुड फॉर द पार्टिकल्स। न्यूटन लॉ जो है ये लाइट का स्पीड और लाइट के स्पीड के आसपास का अगर कोई स्पीड है तो उसके ऊपर ये काम नहीं करता है प्रॉपरली। ये प्रॉपरली क्या एक्चुअली काम ही नहीं करता है। ये आइंस्टाइन का फिर एक नियम आ जाएगा, E=mc²। यहाँ पर लाइट का स्पीड मेजर किया जाता है। आप एक फॉर्मूला देखोगे, m0 मास ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू मास 1 माइनस v²/c²। आप ये देखिएगा, आपको उतना जानने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ये आइंस्टाइन का दिया हुआ है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो बोल रहा है ये कहाँ पर काम नहीं करता है न्यूटन का नियम, जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट का स्पीड के आसपास हो या लाइट के स्पीड के बराबर हो तो न्यूटन का नियम काम नहीं करता यहाँ पर, ठीक है। इन द ऑब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोपल्सन ऑफ द रॉकेट इज। अब देखो, आप सुने होंगे एलोन मस्क के बारे में। तो एलोन मस्क जो है ये मार्स के ऊपर कॉलोनी बनाना चाहता है कि इंसान वहाँ पर जाकर रहे। और ये भी बोल रहा है वो कि मतलब अर्थ से इसको लॉन्च करना बड़ा टफ है, तो हम लोग जो लॉन्चिंग पैड है चांद पे बनाएंगे। चांद के ऊपर क्या है कि चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ का जो मून का है, मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स का 1/6 है, 1/6। वहाँ पर जी का वैल्यू कम है, मतलब वहाँ से रॉकेट को उड़ना आसान है, ठीक है। जहाँ पर जितना कम डिस्टर्बेंस होगा, जितना कम जी का वैल्यू होगा, जितना कम एयर डिस्टर्बेंस होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रॉकेट को लॉन्च करने में बेटर होगा। तो ये होगा क्या, स्टेबल होगा, स्टेबल होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जी का वैल्यू जितना कम कीजिए, अगर 0 कर दो सबसे बेस्ट है, आपको ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब आप अपने डेस्टिनेशन में पहुँच जाओगे तो ये स्टेबल होगा। जहाँ पर जी का वैल्यू जितना कम होगा रॉकेट को उड़ने में उतना ही आसानी होगा, तो ये स्टेबल मूव करेगा। टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट चेंज इन द स्टैटिक और डायनेमिक कंडीशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बतलाता है, कोई ऑब्जेक्ट जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहेगा। इसी को तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ को इनर्शिया लॉ भी बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। व्हेन अ कार टर्न ऑन अ कर्व रोड, द पैसेंजर्स सिटिंग in it feel a force on themselves in the opposite direction of the center. This force is called। मान लो ये एक सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ पर एक कार चल रहा है, तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी कार के ऊपर जो भी आदमी है उसके ऊपर बाहर की तरफ लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो ये इनर्शिया अभी आप लोग छोटा मोटा किताब में पढ़ोगे कि इनर्शिया 2 तरह का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। एक्चुअली ना इनर्शिया 3 तरह का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आदमी क्या होगा, बाहर की तरफ अपने आप को फील करेगा कि वो बाहर की तरफ बिगा रहा है, ठीक है। और ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से भी क्या होगा, ये बाहर की तरफ फील करेगा। दोनों एक्चुअली सेम फोर्स है, दो अलग चीज़ नहीं है, दो अलग नाम दिया हुआ है। जब कर्व सरफेस पे मूव कर रहा तो आप उसको क्या बोल सकते हो कि बाहर की तरफ जो आप फोर्स फील कर रहे हो उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। आप ऐसे ही याद करोगे, सेंटर को जो प्यारा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो दूसरा क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल हो गया। दोनों सेम फोर्स है, बस नाम अलग है अलग अलग जगह पे। तो इसका दोनों आंसर राइट होगा, सेंट्रीफ्यूगल एंड इनर्शिया बोथ इज राइट। व्हेन द कार्डबोर्ड प्लेस ऑन द glass tumbler is flicked away with a finger, a coin placed on it fall in it. Which law defined above the statement? अब देखो, एक भरा हुआ पानी का ग्लास है, उसका ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा हुआ, कार्डबोर्ड के ऊपर कॉइन रखा हुआ। अब बहुत अचानक से अगर उस कार्डबोर्ड को हिट करते हो तो कार्डबोर्ड बाहर निकल जाएगा और जो कॉइन है वो पानी के अंदर गिर जाता है। ये होता है इनर्शिया की वजह से। एक्चुअली हुआ क्या, कॉइन जो रखा हुआ है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है, कार्डबोर्ड जो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट में। अब सडनली उसका ऊपर फोर्स लगा है कार्डबोर्ड के ऊपर, कॉइन के ऊपर नहीं, तो कार्डबोर्ड क्या आ गया, इनर्शिया ऑफ मोशन में आ गया।
पर जब तक ये बात कॉइन को रियलाइज़ होता कि हमको भी मूव करना है, तब तक कार्डबोर्ड नीचे से चला गया था। इसी वजह से वो क्या होता है, वो पानी के अंदर ही गिर जाता है। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एमंग विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनर्शिया। किस में ज़्यादा वैल्यू है इनर्शिया का। हम क्या बताएं कि जितना ज़्यादा मास होगा, आपको अगर एक ट्रेन को धक्का देने बोला जाए, अगर कार को धक्का देने बोला जाए, तो आप कार को थोड़ा मूव करवा सकते हो धक्का देके, लेकिन ट्रेन को उतना ही ताकत लगा के आप मूव करवा पाओगे नहीं। इनर्शिया क्या है, अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहेगा, स्टेट ऑफ मोशन में है, स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहेगा। तो जिसका वजन जितना ज़्यादा, उसका इनर्शिया उतना ज़्यादा। यहाँ पर एक ही दिख रहा है, ट्रेन और एरोप्लेन, जिसका वजन ज़्यादा उसमें अंदर इनर्शिया ज़्यादा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।